अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है आई एम फायर एंड शी इज़ आइज बाय तानिया ताहिर। एपिसोड 7। स्टीवन, बात सुनो। ईमा की पुकार पर स्टीवन ने मुड़कर देखा। वह अंदर तुम्हें जैक ने बुलाया है, ईमा ने कहा और पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। जबकि स्टीवन ने पूरे लॉन में निगाह घुमाई, जैक कहीं नजर नहीं आया और स्टीवन को याद आया उसने प्रेसिडेंट से कुछ डिस्कशन करनी थी, तभी शायद वो उसे बुला रहा हो, मगर उसके हाथ पैगाम क्यों भेजा? इसका मोबाइल कहाँ है? स्टीवन ने एक पल सोचा मगर ता देर नहीं सोचा और सर हिलाकर अंदर चला गया। जबकि के ने ईमा को जान लिया। तुम डाकिया बन गई हो, उसने ड्रिंक करते हुए कहा। तो ईमा ने घूर कर उसको देखा। तुम पागल हो। मैं नहीं, मैं हर काम सोच समझ कर करती हूँ। ईमा ने सर झटक कर कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम परल को ओवरडोज दे रही हो? के ने ज़रा सोचते हुए कहा। मेरा बस नहीं चलता, मैं सारा का सारा का एक ही बार में उसे दे दूँ, ईमा ने नफरत से कहा। तुमने देखा नहीं जैक से किस कदर इम्पोर्टेंस दे रहा था, ईमा ने कलस कर कहा। और मेरा बस नहीं चलता तुम्हारे जैक को एक ही बार सारा जहर दे दूं, मगर इसके मुलाजिम इतने पक्के हैं कि वो जहर से नहीं मरेगा और इसे उसी तरह मरना है। के ने सोचा, फिर भी एहतियात रखो। के ने उसे वॉर्न किया। मैं ठीक कह रही हूँ, इसने नखवत से उसकी जानिब देखा। के ने शाने उचका दिया और ईमा ने गहरी सांस ली। अगर जैक जान जाता तो शायद इस दुनिया में उसका आखिरी दिन बन जाता। बस उसे जैक का ध्यान परल पर कम से कम करना था और वो अच्छा था। लैला जो करने जा रही थी, जैक का ध्यान परल पर से हटा रहेगा और ये बात उसके लिए फ़ायदेमंद थी। स्टीवन मेंशन में दाखिल हुआ और जैक के रूम की जानिब बढ़ने लगा, मगर उसे एक कमरे से घुटी घुटी आवाज़ सुनाई देने लगी। वह हैरानगी से इस रूम की जानिब बढ़ा क्योंकि मेंशन में कोई नहीं था इस वक्त, जहाँ तक उसे लगा था। इस वक्त तो सब बाहर थे, यहाँ तक के मुलाजिम भी। फिर कौन था ये? वो इस कमरे की तरफ आया और दरवाज़ा खुला तो कमरे में अंधेरा था। कौन है यहाँ? स्टीवन ने ऊंची आवाज़ में कहा और इसने लाइट जलानी चाहिए, मगर उसके पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। उसे मुड़कर देखा और अंधेरे में स्टीवन के सीने पर हाथ रखा और स्टीवन को अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ। इधर लिखा हुआ है पानी, अपनी की जगह यहाँ पानी लिखा हुआ है। बहुत मिस्टेक्स हैं, लेकिन फिर भी बहुत कवर कर रही हूँ मैं। कौन हो तुम? इसे भड़क कर उसके हाथ हटवाए और लैला ने उससे अपना हाथ खींचकर लाइट्स ऑन कर दिया और मुस्कुराने लगी। कैसे हो स्टीवन? वो मज़े से बोली। यू चीप, क्या करना चाहती हो तुम? और तुमने जानबूझकर मुझे यकीनन बुलाया और ईमा ने मुझसे झूठ बोला? वह हैरान हुआ, जबकि लैला ने कहका लगाया। तुम्हें क्या लगता है हर बार तुम मुझे जलील करोगे और मैं कुछ नहीं कहूँगी? स्वीट हार्ट, इस बार तुम्हें इस एक जुर्माना भरना पड़ेगा, इसने अपने नाखूनों पर फूंक मारते कहा। औकात में रहो अपनी। स्टीवन ने उंगली उठाई। औकात अब तुम्हें पता चल जाएगी, तुम्हारी औकात। जस्ट वेट एंड वॉच, लैला ने शाने उचकाए। स्टीवन इसके इरादों को भांपना चाह रहा था और इसने घड़ी की तरफ उंगली करके उसे एहसास दिलाया जैसे वो जानती हो इस वक्त जैक यहाँ मेंशन में आने वाला है। इसने उंगली उठाकर 1 2 3 किया और इसके बाद स्टीवन देखता रह गया। बचाओ, वो जी जान से चिल्लाई। बचाओ बचाओ। छोड़ो स्टीवन, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ छोड़ दो मुझे स्टीवन, मुझे प्लीज़ रहम करो। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने किस कदर घटिया सोचा है मेरे बारे में? वो चिल्ला रही थी। स्टीवन की शर्ट से लटक गई, यहाँ तक कि उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। स्टीवन के आगे से शर्ट फाड़ दी। हटो पीछ, यू बीच। स्टीवन ने उसे दूर झटका, मगर लैला जो जानबूझकर ये सब कर रही थी वो कैसे हटती? जैक प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग के लिए मेंशन में दाखिल हुआ तो आवाज़ें सुनकर वो ऊपर कमरे की तरफ दौड़ा जहाँ से लैला की चीखों की आवाज़ थी और वो बहुत तेज़ आवाज़ थी। गार्ड्स भी ऊपर भागे थे और दरवाज़ा बंद था। जैक ने लात मारी दरवाजे पर। लैला, दरवाज़ा खोलो। शोर की आवाज़ से बाहर से भी लोग अंदर आने लग गए। एकदम भगदड़ मच गई। ईमा परसुकून से अंदर आई। मॉम और के भी एकदम अंदर आए थे। ये सब क्या है? मॉम ने ईमा को पकड़ लिया। बस तमाशा है, देखते रहे आप और ड्रामे के लिए तैयार रहे। वो मुस्कुराई जबकि वो समझ ना सकी क्या किया है तुम दोनों ने। वो ज़रा गुस्से में लगी। अरे जो भी किया है काफ़ी मज़ेदार किया है, बस वेट एंड वॉच, वो बोली और जैक ने दरवाज़ा बजाया। गार्ड्स ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। छोड़ो छोड़ो यू चीप, तुम घर के भेदी, वो दरवाजे पर हाथ मारती बोली। स्टीवन मुतमईन खड़ा रहा, इसने बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की थी। लैला ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकली और सीधा वो इतने सारे मेहमानों में दौड़ती हुई अपनी मॉम के सीने से जा लगी। जैक के पास जाने आज कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो इसे झटक देता। तभी वो मॉम के पास दौड़ी। उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो मॉम के सीने से लगी धाड़ी, जबकि मॉम उसको पकड़ने लगी के गुस्से से अंदर दाखिल हुआ और स्टीवन का गिरेबान पकड़कर उसे बाहर घसीटता। स्टीवन ने गुस्से से उसके हाथ झटके।
जैक ने पहले ये मंजर बर्दाश्त किया और उसके बाद इसने स्टीवन को देखा, उसके फटे हुए कपड़े देखे। मीडिया ने ये कवरेज करना शुरू की, मगर जैक ने आंख के इशारे से गार्ड्स को और सारिक को ऑर्डर दिया कि वो यहाँ से उन्हें निकाल दे, और इसके एक हुक्म पर वहाँ से मेहमानों को और गार्ड्स को बाहर कर दिया गया। जबकि जैक ने उस मामले पर निगाह डालते बिना प्रेसिडेंट की तरफ देखा और दोनों के माबीन थोड़ी सी बात हुई। ओके मिस्टर जैक, कल मुलाकात होगी, उन्होंने कहा। वो भी वहाँ से चले गए। जैक यूं ही काफ़ी देर तक खड़े रहा, यहाँ तक कि वहाँ बस अब मैंशन में मौजूद मुलाजिम, गार्ड्स और वहाँ के लोग रह गए थे। माही और जैनजी भी अंदर आ गई थी। उसकी घटिया हरकत देखे ब्रो आप, के चिल्लाया और स्टीवन को थप्पड़ी से पहले रखता स्टीवन ने उसका हाथ जकड़ लिया। तेरी इतनी जुर्रत के आपे से बाहर हुआ, और स्टीवन के उसने एक हाथ और रख दिया। जैक, तुम खामोश क्यों हो? देख नहीं रहे हो इस आदमी ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? वो गुस्से में उसे बोली। तब भी जैक यूं ही खड़ा था, जबकि लैला मुसलसल रोए जा रही थी। ईमा आगे बढ़ी। ये आदमी बहुत वक्त से लैला को तंग कर रहा है, ईमा ने अफसोस से कहा, और लैला के फटे हुए ड्रेस को उसने कवर करना चाहा कि माही भी आगे बढ़ी और इसे बेहद दुख हुआ था। दिल कट कर रह गया, आंखों में उसके नमी सी फैली और उसने स्टीवन को देखा जो चुपचाप जैक को देख रहा था। अगर घर में मौजूद लोग भी महफूज नहीं तो इस मैंशन में रहने की ज़रूरत ही क्या है? इतने गार्ड्स मसरूफ दिखावे के लिए रखे हैं। वो गुस्से से भड़की। जैक ने स्टीवन की तरफ कदम बढ़ाया और बिल्कुल उसके सामने आँख खड़ा हुआ। वैसे बचपन से जानता था और इसके साथ तब से था जब से शायद होश संभाला था। हाँ, दोनों के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी क्योंकि जैक हमेशा से ही उसे नखरे दिखाता था, जबकि उसकी आंखों में देख रहा था और स्टीवन भी उसकी आंखों में देख रहा था। जब जैक को इसकी ज़रूरत पड़ी थी तो स्टीवन ने हाथ दिखाया था। जैक को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसने कभी किसी को अपने दिल व दिमाग पे नहीं बिठाया था। इसे इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसके साथ खड़ा था या नहीं, मगर इस वक्त इसके दिल व दिमाग में कुछ नहीं था, बस उसी की जानिब देख रहा था। और इन सब में जेंजी की आवाज़ उभरी। ये सारे का सारा इस भी मनुष्य लड़की के हैं। अगर तुम स्टीवन के खिलाफ फैसला दोगे तो बेवकूफ़ तुम, वो तिलमिला कर बोली, जबकि सब ने उसकी जानिब देखा। स्टीवन ने जैक पर से निगाह का जाविया नहीं बदला था। शरा, जैक ने मुड़कर उसको घूरा। अपने कमरे में जाओ और अपनी बहन को भी यहाँ से लेकर चली जाओ। ये मैंशन का मामला है, विला के लोग इसके बीच में दखल ना दे, उसे माही को देखकर जता कर कहा, जबकि माही को आंखें लग गई। वो तन फन करती वहाँ से चली गई, अलबत्ता इसके आंसू बहे निकले जा रहे थे। ब्रो, आप खामोश रहेंगे या फिर चुप? जैक को के की मदाखलत पसंद नहीं आई। मैंशन के हर चप्पे पर कैमरे हैं, ऐसे सब की जानिब एक निगाह घुमाई। लैला के रंग पक हुए, ईमा के भी जैसे रंग उड़े थे, और के ने मुठ्ठियाँ भीजी। खुद वीडियो चेक कर लो, क्योंकि मैंने की तो मामला संजीदा हो जाएगा, उस तमाशे का हिसाब भी देना पड़ जाएगा। वो एक एक लफ्ज़ जबाता बोला वहाँ से मुड़ गया, जबकि स्टीवन ने जैक की पुछ देखी और सब पर जताती नज़र डालकर भी वहाँ से चला गया। जबकि अब वहाँ पर बस दो ही लोग रह गए थे, सारिक और गार्ड्स भी वहाँ से निकल गए थे। मॉम ने लैला को सख्ती से उठाया, इनके लहजे में बिल्कुल भी रियायत नहीं थी। वो चारों भी कमरे में आ गए। जैक, लकी स्ट्रिप के धुएं के मरगोले देखकर स्टीवन को अंदाज़ा हो गया कि वो अपने रूम में नहीं गया था, बाहर पुल साइड पर आ गया था। उसने उसे पुकारा, वो इसके पीछे आ गया। जैक ने मुड़कर स्टीवन को देखा, जबकि स्टीवन एकदम इसके गले लगा था। जैक ने लकी स्ट्रोक का धुआं फिजा में आज़ाद किया और स्टीवन से उससे अलग हुआ। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? मेरे पास है। जैक ने आईब्रो उचकाई। नहीं, मेरे पास दिमाग था, मैं तभी मुतमईन था, बस तुम्हारी यकीन ने मुझे शर्मिंदा किया, वो बोला और सर झुका दिया। ओह हेलो, मुझे रत्ती भर भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता जिसको याद करके अपना सर मेरे सामने झुका रहे हो। स्टीवन ने उसकी तरफ देखा। अच्छा, तभी तुम एक लड़की की सपोर्ट से, ज़रा सी सपोर्ट से सब कुछ भुला चुके हो। स्टीवन ने इस पर तंज किया। वो तो मेरी है, मेरी स्नो वाइट। वो मुस्कुराया और स्टीवन भी दिल से मुस्कुरा दिया। वो कमरे में आया तो परल को बेड पर उसी तरह उसी ड्रेस में मदहोश पाया, यहाँ तक कि उसने अपना जूता भी नहीं उतारा था। वाइट सैंडल में गोरे पाँव जो अब सुर्ख हो रहे थे। जैक ने उसको देखा, यानी अब जैक्स रोबो माफिया किंग झुककर अपनी क्वीन के पाँव से जूता निकालेगा। और ता देर इस बारे में सोचता रहा, फिर उसने गहरी सांस भरी। एक याद गुजरे वक्तों की उसे दिमाग में उभरी और वह मुस्कुरा दिया। उसे हमेशा से चिढ़ थी कि वो किसी के काम करेगी, यहाँ तक कि अपने काम भी उससे नहीं होते थे। तभी वो बचपन से मुलाजिम पर हुक्म जमाता था और काम कराता था। स्कूल जाते हुए भी वो अपना जूता खुद नहीं पहनता था, और जब मॉम ने उसकी ये शिकायत डैड से लगाई तो डैड ने उसकी ड्यूटी लगा दी थी कि वो इनके जूते उनके रूम में रख करेगा। और इस दिन इसको बहुत शिद्दत से अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, लेकिन अगर वो डैड की बात ना मानता तो इसकी पॉकेट मनी बंद हो जाती, जिसके बिना इसका गुजारा नहीं था। तभी वो डैड के जूते उठाकर उनके रूम में रखने जाता। मगर क्या ये बात इतनी आसान थी? इसने डैड के जूतों में
एल्फी भरती थी कि जूते का सोल डैड के पाँव में चिपक गया और डैड को बाकायदा जूता कटवा कर निकालवाना पड़ा। इस दिन के बाद उन्होंने उसको इसके हाल पर छोड़ दिया था, जबकि वह अपने कारनामे पर मुतमईन था कि किसी के कदमों में जैक्स रोबो बैठे ये उसे मंजूर नहीं था। उसकी किस्मत इसके माथे पर लिखी थी कि वो सिर्फ उड़ने के लिए पैदा हुआ है और जो उड़ान भरते हैं वो नीचे नहीं देखते। मगर वक्त ने बाजी पलट दी थी। मोहब्बत घुटनों पर ले आई थी। वो मुस्कुराता हुआ इसके कदमों में बैठा। इसके सफ़ेद पाँव जो कि अब सुर्खी माहिल थे अपनी बेदाग शफाफ पैंट पर रखे और उसके सैंडल खोलने लगा। ज़रूर अगर इसको कोई इस तरह देख लेता यकीनन हार्ट अटैक आ जाता। जैक ने उसके पाँव को इसके सैंडल से आज़ाद किया तो जैसे खून की गर्दिश इसके पाँव में बढ़ी। उसके पाँव गर्म हो रहे थे। इसने दूसरा सैंडल भी आज़ाद कराया और इसके दोनों पाँव बिस्तर पर रखे। इतनी गहरी नींद स्नो वाइट। जैक उसके चेहरे पर झुका और अपनी उंगलियों के पूरे से उसके चेहरे पर दिलकश सतर्क कीजिए, मगर दूसरी तरफ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जैक ने गहरी सांस ली और इसके ऊपर से हटा इसकी कामदार मैक्सी देखी जो तकरीबन बेड पर फैली हुई थी। इसे याद था इसने इसको कहा था कि वो इसके आने पर जाग जाए। अभी जैक ने अपनी ज़िंदगी का अनोखा तरीन काम किया था और इस लड़की को एहसास भी नहीं था। जैक ने उसका बाजू हिलाया, परल उसको पुकारा जिसका वजूद अब सर्द हो रहा था। स्नो वाइट। उसने उसको आहिस्तगी से खींचा, जबकि मुकाबिल को लग रहा था कि बहुत दूर से किसी अपनी की आवाज़ आ रही है जिसे वो इसे पुकार रहा है। परल की उंगलियों ने बमुश्किल तमाम हरकत की। वेकअप लेडी। जैक ने उसको खींचकर अपने नज़दीक कर लिया, जबकि परल नाजुक डाल की तरह उसके सीने से आ लगी। बेबी इतना सोगी तो मेरा प्रिंस नहीं आ पाएगा, जैक ने उसके कान में कहा जो कि इसके सीने में मुंह दिए फिर से सोने लगी थी। उठो परल, जैक ने अब के ज़रा गुस्से से कहा, मगर मुकाबिल को होश होती तो वो जागती। वो गिर जा रही थी। जैक ने गुस्से से उसे छोड़ दिया, ये महसूस किए बिना कि उसके साथ ऐसा भी क्या मसला है जो इतनी गहरी नींद में है। जैक उसके पास से उठ गया। ओके फॉलिश, आई डोंट केयर। इसने सर झटका और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। वापसी आया तो परल अब भी इसी तरह थी। जैक ने उसका नाइट ड्रेस निकाला और कुछ लम्हों बाद वो एक परसुकून नाइट ड्रेस में स्लीपिंग बेबी बनी मदहोश थी। जैक उसके साथ लेट गया। कुछ देर वो इसके साथ छेड़खानी करता रहा। वो जाग जाए। उसकी शिद्दत भरी छेड़खानी अपनी निशाना छोड़ रही थी, मगर परल के वजूद में जनबीज भी नहीं हुई और जैक ने उसको सीने में भींच लिया। जान सी लगने लगी ही थी वो उसे, जिस रूह में आसानी से थी, जिसे हर गुजरते दिन के साथ वो इसके लिए कीमती मता बनी जा रही थी, जिसके बिना जैक का गुजारा नहीं था। जैक अपने ऊपर हैरान भी था और खुश भी। परल की पेशानी पर अपना लम्ब छोड़ती उसने उस पर ब्लैंकेट डाला जो इसके अंदर किसी खुशी की तरह छुपी हुई थी। जैक मुस्कुरा दिया और उसको खुद में भींचे सोने की कोशिश करने लगा, मगर इसकी मध्यम मध्यम नींद के खुमार में डूबी सांसों ने उसकी नींद हराम कर दी। आई विल पनिश यू, जैक ने उसका चेहरा देखते हुए कहा। जितना तुम मुझे तंग करी हो उसकी सज़ा तुम्हें बहुत सख्त मिलेगी माई बेटर हाफ। वो आंखें बंद करता उसके कान में बोला, मगर मुकाबिल ने अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और जैक अपनी ब्लूटूथ कान में सेट किए खुद भी नींद की वादी में उतर गया। शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार कोई ख्वाब देखा था। ये शायद यादाश्त की वो वजूद को यूं ही कह ले, दिल व जान को हिलाने देने वाला ख्वाब पहली बार देखा था। वो एकदम हड़बड़ा कर उठा। परल उसकी बाहों में थी। इसने ज़ोर से उसे खुद में भींच लिया। ख्वाब के ज़ेरे सर उसकी आंखें फैली हुई थी, जबकि परल का सर उसकी शानी पर था और इसका रुख बिल्कुल परल की तरफ था। पहली बार दिल की धड़कनों का शोर कानों में सुनाई दे रहा था। ये कैसा ख्वाब था? इसने खुद से सवाल किया। निगाह परल के चेहरे पर ठहर गई। नहीं, इसकी स्नो वाइट को कोई इससे दूर नहीं कर सकता। जो ऐसा सोचेगा भी उसको ऐसी सज़ा देगा कि लोग याद रखेंगे। परल को मुर्दा देखकर उसकी जान निकलने लगी थी। उसने एहतियात से उसकी नींद ना खराब हो उसका सर तकिए पे रखा और बालों में हाथ फेरा। घड़ी में टाइम देखा। हाँ बिल्कुल, वो इसी वक्त उठता था, मगर ये ख्वाब इसकी समझ से बाहर था। उसने परल को मुर्दा क्यों देखा था? शायद ऐसे ही हो। एक बार फिर परल की सूरत देखकर इसने अपने दिमाग से इस ख्वाब को उतारा और वॉशरूम चला गया। 20 मिनट बाद वो मुकम्मल फ्रेश आया। आगे से शर्ट के बटन खुले थे, जिन्हें बंद करने के लिए वो बेल बजाता तो मुलाजिम अंदर आ जाते, मगर आज इसका दिल नहीं किया। इससे पहले उसका हाथ अपनी शर्ट पर पड़ता उसके दिमाग में परल का ख्याल आया और उसके पास पहुंच गया। ए स्नो वाइट, वेकअप। उसने उसको ज़ोर से झंझोड़ दिया। परल की आंखें बमुश्किल खुली थी। चेहरे पर नागवारी थी इस मदाखलत पर। वजूद पे बेतहाशा बोझ था कि मन बन भारी हो दी थी। उप्स, गुस्सा। जैक को उसके गुस्से से सुर्ख चेहरा बहुत प्यारा लगा और अपने प्यार का इजहार जज्बाती अंदाज में करने लगा।
परल को अपने चेहरे पर भीगा भीगा लम्स महसूस हो रहा था, मगर यह आज इसे मदहोश नहीं कर रहा था, बल्कि इससे लम्स चुभ रहा था। इसे कसमसा कर खुद को इससे आज़ाद कराया। जैक ने घूर कर इसकी अध खुली आंखों में देखा। उठो चलो, आज मेरे काम तुम करोगी। वेक अप स्नो वाइट, आई एम गेटिंग लेट। इसने उसका गाल थपथपाया और दोबारा ड्रेसिंग के सामने आ गया। परल ने खुद को बमुश्किल घसीट कर खड़ा किया। वो नहीं जानती थी उसके कदम कहाँ पड़ रहे हैं। वो उठी, उसका हुलिया बेतरतीब था। जैक की निगाह ने बेबाकी की उसके वजूद का अहाता किया, जबकि परल जो अपने हवासों में नहीं थी, उसके शर्ट के बटन क्या बंद करती, वह उसकी कमर में बाजू डालकर फिर से सोने के लिए बेचैन थी। ए स्नो वाइट, जैक से दूर हुआ। परल ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा और जैक के सब्र ने अपना जब्त खो दिया। वो दरमियानी फासला तमाम करता इसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे पर झुका और परल के दोनों हाथ अपनी गर्दन में डालकर वो दोनों किसी और ही जहाँ के सफ़र पर थे। परल भी जैसे उसके लिए बेचैन थी। जैक कुछ लम्हों बाद इससे दूर हुआ था। इसके नाजुक लबों पर खून के नन्हे कतरे देखकर मुस्कुरा उठा। अपनी उंगली के पूर पर वो कतरे भरकर परल की निगाहों की समाने के लिए जैसे लग रहा था ज़मीन आसमान घूम चुका हो। जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तो समझ जाओ इश्क हो चला है, जैक ने उसके कान में कहा। परल ने उसकी जानिब देखा और हाथ हिलाकर गोया उसे बाय कह दिया। यानी अब इससे ज़्यादा वो इसे वक्त देने के मोड़ में नहीं थी। जबकि जैक इसकी बेमरवती और अपनी प्यासी निगाहों को सब्र के दामन में छुपा कर आज अपना काम खुद कर रहा था। इसने अपनी सारी तैयारी खुद की और काट लगाकर डोर खोलकर वो परल पर एक नज़र निगाह मुस्कुराती डालकर वहाँ से निकल गया, जबकि बाहर मुलाजिम उसके मुंतजिर खड़े थे। उसने सबको जाने का इशारा किया और नीचे आ गया। ईमा को अपने सामने देखकर उसे हैरत नहीं हुई। वो टेबल पर नाश्ते के लिए आया तो ईमा भी बैठ गई। मैं पहले वाले जैक को मिस करती हूँ, इसने कहा, लहजे में उदासी भर ली। जबकि जैक मुस्कुरा दिया, मुस्कुराती नज़रों से उसको देखने लगा। स्नो वाइट मेक मी क्रेजी, इसने चंद लफ्ज़ों में जैसे बहुत कुछ बता दिया। बट तुम वैसे इंसान नहीं हो जिसकी दुनिया बस इसकी बीवी पर ख़त्म हो जाए, ईमा ने एहतजाज किया। आई थिंक कोई मजाकिया भी नहीं है, स्नो वाइट को बस फील करके भी मज़ा आता है, उसने कहा। ईमा का दिल जल भुन गया। इसका मतलब तुम चंद रोज़ मज़ा ले रहे हो, ईमा ने जैसी हंसी उड़ाई। जैक ने संजीदगी से उसको देखा। यू नो वेरी वेल, जैक ने उसको गोया याद दिलाया और इसे अच्छे से जानती थी। जहाँ जैक का दिल फंस गया वहाँ वहीं का हो जाता है। 5 साल उसके साथ ऐसे ही नहीं गुजारे थे उसने। बट आई नीड यू, उसने जैसे मजबूरी बयान की। नो बेबी, यू नीड रास्कल पैक। जैक की बात सुनकर ईमा को ज़ोर से झटका लगा। आई डोंट वॉन्ट अ हनी यूज थिंग, यू नो दैट। वो आंखों आंखों में इसको बहुत कुछ समझा चुका था। ईमा को याद आया वो जैक के यहाँ से जाने के बाद पैक के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी, मगर वो भूल गई थी कि ये बात जैक की निगाह से छुपी नहीं रह सकती थी। जबकि जैक नाश्ते में मशगूल हो गया और ईमा ने सर झुका लिया। वो किसी भी सूरत इस आदमी जो कि उसके लिए एटीएम मशीन था खुद से दूर नहीं कर सकती थी। आई एम सॉरी जैक, आई एम रियली सॉरी। ईमा ने उसके हाथ पर हाथ रखा, जिसे जैक ने फ़ौरन खींच लिया और अपनी जगह से उठा। इसने ईमा को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। सारिका और उसके गार्ड उसके पीछे आए। इसने एक निगाह अपने रूम पर डाली। मैं तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें चाहने के लिए बेकरार हूँ स्नो वाइट। आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। अब तुम्हारी नींद मेरी हरीफ बनेगी। जैक दरवाजे को देखते सोच रहा था। ईमा उसकी परसोच नज़रों को ही देख रही थी। जितनी उसके दिल में परल के लिए नफरत पैदा होती उसे लगा उतना कम था। हसद की आग में वो जल ही रही थी। जैक मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया, जबकि ईमा वहीं पीछे खड़ी रह गई। अपनी बेइज्जती से उसका चेहरा लहू छलका रहा था। उसके असाबों पर बुरी तरह वजन था। वह जागना चाहती थी मगर आंखें खोलने का नाम नहीं ले रही थी। उसके जिस्म में शदीद दर्द था। बमुश्किल तमाम आंखें खोली और बेड पर लगे फानुस को देखा। इसकी तेज़ रोशनी ने इसकी आंखों के अंदर तक चुभन हो रही थी। इसका जिस्म हिलने काबिल नहीं था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म पर जानवर चल रहे हैं और वो उसे बुरी तरह काट रहे हैं, मगर वो खुद को बचा नहीं पा रही। इसकी आंखों से बात आवाज़ मुसलसल आंसू जा रही थी। वो चीखना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं थी। उसने गर्दन को मुश्किल से मोड़ कर दूसरी तरफ देखा। घड़ी में टाइम देखा। उसे हैरत हुई। शाम के 5 बज रहे थे। उसे जैसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो क्या करती रही है और वो क्यों इतना सो रही है। वो अपनी जगह से उठी। बेड को छोड़कर उठी तो एकदम एक एक कदम भारी हो रहे थे और वो खुद को होश में लाने की कोशिश करती। जो वॉशरूम में चली गई, उसके सीने में शदीद जलन थी। उसे ऐसा लग रहा था उसके जिस्म के हिस्से चीर रहे हैं। उसने खुद को फ्रेश किया और आईने में अपना अक्स देखा, जो कि देखकर वह हैरान रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। उसकी आंखों के गिर्द गहरे हल्के थे। वो खुद को काफ़ी देर तक देखती रही। क्या मुझे बीमारी हो गई है, इसने सोचा और आंखें भीग गई।
हाँ, इसे कोई बड़ी बीमारी होगी, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। उसके जिस्म में सर्द ठीसें उठने लगी और वो अपने हाथों को रोते हुए ज़ोर ज़ोर से झटकने लगी। आंसू साफ करके वो घबरा कर कमरे से निकली तो मेंशन की फ़िज़ा खुशगवार और रोशन थी। हर दिन की तरह उसने हॉल में देखा, वहाँ सब थे अपने अपने कामों में मसरूफ़। जैंसी भी अभी अभी लड़कर माही से कमरे से बाहर निकली थी। इसने परल की तरफ देखा। एक पल को उसको झटका लगा था परल को देखकर, जो अपने बाजुओं को सख्ती से आपस में जकड़े, चेहरे पर बेहद शदीद दर्द के आसार लिए वो शायद अब तक 2 पल में चीखती, मगर इसी पल जैक को परल के लिए वाइट फूलों को हाथों में लिए मुस्कुराते हुए मेंशन में दाखिल होते देखा और इसके अंदर एकदम तकलीफ उभरी। सबकी निगाह उस पर थी। चंद लम्हों की बात ही उसके मुंह से खून की उल्टी निकली और सीढ़ियों पर फैल गई। चेहरे के फक रंगों से उसने अपने पेट पर हाथ रखा और एक और बार खून की उल्टी उसके मुंह से निकली। आज उसका काम दिल में नहीं लग रहा था। वो स्टीवन को काम देकर ऑफिस से निकला, जबकि आज सारिक ने उसे विलियम की लोकेशन देनी थी। ब्रोडो की बेटी के अचानक अस्पताल गायब होने की रिपोर्ट करनी थी, मगर इन सबसे अहम वो अपने लिए जो उसने परल के साथ गुजारने थे लम्हे। तभी वो जल्दी से ऑफिस से निकला और आज बिना गार्ड्स के वो सफ़र करता मेंशन की जानिब आया, जबकि रास्ते में वो अपनी स्नो वाइट के लिए फूल खरीदना नहीं भूला था। वो जैसे ही अंदर आया तो परल को नाइट ड्रेस में अजीब सी हालत में पाया। चंद लम्हों में बस सबकी तवज्जो उसने परल की तरफ जाती देखी। वो शायद कोई तकलीफ दबा रही थी, जो कि उसे दब नहीं रही थी। जैक की आंखें फैली थी और देखते ही देखते उसके मुंह से खून उगल गया था। इस वक्त जैक को ऐसा महसूस हुआ उसके सीने से दिल निकल कर बाहर आ गया। उसके हाथों से वो फूल के बुके गिरे थे और उसने दूसरी बार खून की उल्टी की और ज़मीन पर जाग पड़ी। जैक के दिल ने पहली बार खुद बेबस महसूस किया। परल लहजा पहली बार लड़खड़ाया था और बिना किसी की जानिब देखता परल की तरफ भागा और हॉल में मौजूद सब लोगों को हरकत में आते देखता उसने महसूस किया था, मगर इसे किसी की हरकत से फ़र्क नहीं पड़ता था उसकी स्नो वाइट को क्या हुआ था। वो भागता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, मगर इसके खून से जैक्स रोबो का पाँव फिसला। वो मुंह के बल गिरता कि परल का चेहरा देखते ही वो संभल गया और वो ऊपर की तरफ फिर से भागा। परल परल इधर देखो। वह बेहोश हो चुकी थी जब जैक उसको बुरी तरह झिंझोड़ दिया। यू डैम इट, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? वो धाड़ा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसका बस नहीं चल रहा था परल खुद में संभोले। अचानक परल के मुंह से बुरी तरह चीखें निकलने लगी। वो अपने हाथ पांव मार रही थी और खुद को नोच रही थी। जैक का लिबास उसके खून से दागदार हो चुका था। परल, जैक ने इसे खुद में संभाल लिया, जबकि जैंसी जिसके हाथ पांव फूल चुके थे इसे जल्दी से गाड़ी रेडी करने के लिए कहा। परल की चीखों ने पूरा मेंशन सर पे उठा लिया था। मुलाजिम दम साधे खड़े थे। जैक उसको काबू करते हलकान हो चुका था, मगर आंखें बंद किए वो अपने हाथ पांव मारती जैसे तड़प रही थी, बिन पानी की मछली की तरह। वो वहाँ से भागा, परल को बाहों में भर लिया। मॉम खुद एकदम औसान खता हो चुकी थी। वो इसके पीछे जाती कि लैला ने उनका हाथ थाम लिया। वो रुक गई। जेंजी और जैक दोनों परल को लेकर भागे थे। गार्ड्स उनके पीछे थे। जैक की जान हथेली पर थी। ओ गॉड, इसको क्या हो गया? इसको कोई बीमारी होगी? मॉम ने हैरत से सवाल किया, जबकि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और के ने बिन जवाब दिए वहाँ से निकल जाना मुनासिब समझा। इससे पहले वो जाता ईमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको, ये सब तुम्हारा मशवरा था, ईमा चिल्लाई, जबकि के ने उसे दूर झटका। मैंने तुम्हें कहा था ओवरडोज मत दो, मगर तुम्हें तो इसको एक सांस में जान से मार देना था। अब आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। केनी उंगली उठाकर कहता वहाँ से चला गया। क्या बकवास है ये? क्या कह रहा है वो? मॉम ने एकदम ईमा को झिंझोड़ कर पूछा। मॉम, ईमा परल को पॉइजन दे रही थी और ये उसी का असर है। लैला खुद बुरी तरह खौफ ज़रदा थी। पॉइजन से उसकी मौत को सोचा ज़रूर था और ये सब आसान भी लग रहा था, मगर जबकि वो सब कुछ हुआ तो इन सब के रंग फक हो गए थे। मॉम ने एक कदम दूर लिया, हैरानगी से इन दोनों को देखा। ये सब आंटी केक का मशवरा था, मैंने नहीं देना चाहती थी उसको, ईमा खौफजदा सी बोली, जबकि उन्होंने बिला लिहाज के ईमा के मुंह पर खींच कर थप्पड़ दे मारा। तुम जानती भी हो वो ये तुमने क्या किया है, अब वो क्या होगा? वह हलक के बल चीखी थी। मैं कहीं छुप जाऊंगी। ईमा वहाँ से दौड़ी थी, जबकि उन्होंने लैला को भी 2 थप्पड़ मारे, जो गुस्से से उनके हाथ छटक गई। क्या मसला है? मैंने नहीं किया कुछ भी। लैला एकदम रो दी। परेशान तो वो सभी हो गए थे। इमरजेंसी में परल को आईसीयू में ले जाया गया। जैक, वो जो डॉक्टर्स को अपने पीछे घुमाता था, आज वो डॉक्टर्स के पीछे दौड़ा था। जानना चाहता था इसकी स्नो वाइट को क्या हुआ है। उसने डॉक्टर इरफान से आखिर भड़क कर पूछा। वो पिछले 1 घंटे से बेमौत मर रहा था। मिस्टर जैक, आपकी वाइफ को पॉइजन दिया गया है, यानी जहर, वो भी काफ़ी मिकदार में। वो कहकर आईसीयू में चला गया, जबकि जैक वहीं थम गया।
स्टीवन के पास जेंजी की कॉल आ रही थी। वो काम में मगन था। इसने ज़रा गुस्से से अभी कॉल अटेंड की थी कि ऑफिस का दरवाज़ा धड़क से खुला। वो जान नहीं सका जेंजी ने क्या कहा है। उसकी तवज्जो सारिक की परेशान चेहरे पर पड़ी। सर लोबार जल गया। सारिक के अल्फाज थे या सीसा। इसके हाथ से फ़ोन गिरा। दूसरी तरफ जेंजी हेलो हेलो करती रह गई, मगर स्टीवन तो सब छोड़ छाड़ कर सारिक के पीछे भागा था। यह खबर आग की तरह फैली थी। स्टीवन लोबार की लोकेशन पर पहुंचना चाहता था, तभी वहां पर कुछ भी देखे बिना लोबार के लिए निकल गया। 15 मिनट मुश्किल से गुजार कर वो लोबार पहुंचा तो वहां शोले भड़क रहे थे। कुछ लोग भी अंदर थे जिसको रेस्क्यू किया जा रहा था, जबकि जो बाहर खड़े थे खौफजदा चेहरों से आग की लपटों को देख रहे थे। यहाँ सब जानते थे न्यूयॉर्क से इश्क करने वाला शायद आशिक था। जो न्यूयॉर्क इतना अमन पसंद शहर था, मगर आज ये आग देखकर लोगों में दहशत से फैल गई थी। स्टीवन अंदर जाना चाहता था, मगर फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम और पुलिस ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। अंदर इतना शोर, और इस शोर में इसे ख्याल आया कि इसे जैक को इतला देनी चाहिए। जैक के पास कॉल की, मगर वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। स्टीवन की आंखों में लोबार को जलते देख तकलीफ से कुछ हुआ और उसने जेंजी को कॉल की, जिसने उठा ली। जेंजी, लोबार जल गया, वह मध्यम लहजे में बोला। जेंजी ने 2 कदम पीछे ही लिए और मुंह पर हाथ रख लिया। उसके तासिरात हैरत में डूब चुके थे। जैक को दो फ़ोन, मुझे उसको बताना है, जल्दी दो। कहाँ है? स्टीवन चीखा, जबकि दूसरी तरफ खामोशी पाकर उसको गुस्सा आया। परल हॉस्पिटल में है। जेंजी ने अब के स्टीवन को पूरी बात बताकर धमाका छोड़ा था। पॉइजन? वो अपने अल्फाज पर यकीन करना चाह रहा था। जेंजी रोने लगी। ये सब क्या हो रहा है स्टीवन? उसने रोते हुए सवाल किया। माही कहाँ है? स्टीवन ने उल्टा उसे सवाल किया। उसकी और मेरी लड़ाई हो गई थी और वो विला चली गई है, उसे बताया। स्टीवन ने फ़ोन बंद कर दिया था। अब सब तबाह कर देगा जैक। और परल को पॉइजन देने वाला कौन ऐसा पैदा हो गया था जो जैक के दिल पर हाथ डाला था? सारी के हवाले वहाँ सब करके वो हॉस्पिटल की तरफ भागा, जिसकी लोकेशन जेंजी ने सेंड की थी। 10 मिनट में वो जैक के सामने था, जो आईसीयू में जाने की जिद लगाए खड़ा था। मैं अंदर जाना चाहता हूँ, उसने भड़क कर नर्स से कहा। सर, मगर आप, ये बास्टर्ड तुम्हारे हॉस्पिटल है। मैं 200 करोड़ का फंड डोनेट करूंगा, अब मुझे अंदर जाने दो, वो बेकाबू होता चीखा। जबकि नर्स ने उसकी शक्ल देखी। स्टीवन ने जैक के शाने पर हाथ रखा और दूर खड़ी रोती हुई जेंजी को भी एक नज़र देखा। समझाओ इन्हें, जैक्स रोबो हूँ मैं, मुझे मेरी स्नो वाइट के पास जाना है स्टीवन, अभी, वो जिद करता चिल्लाया। जबकि स्टीवन ने नर्स को पीछे हटाकर आईसीयू का दरवाज़ा खोल दिया और जैक अंदर दाखिल हुआ। अगर वो अंदर ना जा सकता तो शायद बाहर खड़े खड़े मर जाता। स्टीवन ने इसकी हालत पर रहम खाया। जैक पल में अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर्स ने इख्तलाफ करना चाहा, मगर स्टीवन ने गन निकाल कर उनको गोया जताया था कि वो समझ जाए वो कौन लोग हैं और वो जो चाहते हैं करते रहे। डॉक्टर्स बंदूक देखकर चुप रह गए और जैक की निगाह स्नो वाइट पर ठहरी, जिसके वजूद में बस सारी चीज़ें लगी थी। इसके मुंह में एक नाली लगी थी जिससे पानी को बाहर निकाला जा रहा था। डॉक्टर्स स्टमक वॉश कर रहे थे। परल का चेहरा जर्द था। जैक की धड़कनें मध्यम थी। उसे अचानक अपना नाइटमेयर याद आ गया। कैसे नाइटमेयर में परल उससे जुदा हुई थी। हाँ, बिल्कुल उसी तरह। उसकी आंखें खून छलका रही थी जिस तरह डॉक्टर परल को ट्रीट करते थे, मगर वो बेसुध पड़ी थी। दोबारा जैक डॉक्टर की तरफ बढ़ा के उसका मुंह तोड़ दे। उसकी नाजुक सी स्नो वाइट को किस तरह भी कभी टीका उसके वजूद में बेदर्दी से उतार देता तो कभी कैंची से उसके गोश्त को काटता। जबकि स्टीवन ने उसको पकड़ लिया और कोई ऐसा जज्बाती कदम ना उठाने से रोका जिससे परल की जान को नुकसान हो। जैक डॉक्टर को घूरने लगा। मैं तुम्हारे वजूद में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार दूंगा। वो आखिर फट पड़ा। डॉक्टर्स के हाथ रुक गए। जैक्स रोबो कहर बनना इन पर बरसने को बेचैन था। तुम लोग अपना काम करो। स्टीवन ने उनके थमे हुए हाथ देखकर जल्दी से कहा। वो नहीं चाहता था कि कोई भी लम्हा ज़ाया होकर परल की ज़िंदगी को नुकसानदा हो। जैक, बाहर चलो। स्टीवन ने उसको बाहर ले जाना चाहा, जबकि जैक ने स्टीवन के मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। उसके हाथों में इतनी सख्ती थी कि पहले मुक्के पर ही स्टीवन की नाक से खून बहने निकला। मगर जैक्स रोबो को छोड़कर वो कोई बवाल नहीं चाहता था, तभी उसको नहीं छोड़ा। प्लीज़, हमें डिस्ट्रैक्शन हो रही है, डॉक्टर ने बेबसी से कहा। सर, उनके दिल की धड़कन बहुत मध्यम हो रही है, अचानक एक लेडी डॉक्टर बोली। और जैक्स रोबो, स्टीवन और वहाँ खड़े तमाम डॉक्टर्स ने हार्ट बीट की लाइन को तेज़ी से ऊपर नीचे होते देखा। बस अगला सांस ही लिया होगा कि लाइन प्लेन हो गई। मिशन का शोर बंद हो गया। जैक वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा अगर वो अगला सांस अब नहीं भर पाएगा। स्टीवन की भी आंखें हैरत से फैली। डॉक्टर ने अपनी कैंची छोड़ी थी। इलेक्ट्रिक शॉक 150 वॉलेट। इस रूह खींच लेने वाले मंजर में डॉक्टर की तेज़ आवाज़ से जैसे सब हरकत में आए। एक पल में वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लाई गई। डॉक्टर ने दोनों बार उठाए, उन पर
जेल लगाई और परल के मुर्दा सीने पर जोर से रखा, जिससे परल के वजूद ने बुरी तरह झटका खाया था। जैक को एहसास नहीं हुआ, उसकी सुर्ख आंखें अब पानी निकाल रही थी। स्टीवन भी ये तकलीफ बुद्दा अमल देखकर आंखें भीग गई, मगर जैक रोबो को बेहाल पहली बार देखा था। इसे अब से कुछ माह पहले का मंजर याद आ गया, कैसे वो इसको जूते की नोक पर रखता था। और आज जबकि अगर कोई जैक रोबो के दिल की तेज और कम होती धड़कनों को सुनता तो शायद यकीन नहीं करता। वो बेमरवत बेलचक सर्द जज्बात वाला इंसान, उसके अंदर भी किसी बात का खौफ हो सकता था, जिसको लिहाज छू कर भी ना गुजरा हो, जिसने हजारों को कुत्ते की मौत मारा हो। मगर जब से परल आई थी उसने किसी को नहीं मारा था। जैक्स रोबो ने कभी बेकसूर का खून किया भी नहीं था, अलबत्ता माफिया के बंदों और अपने जैसे करपट लोगों को अपनी राह से निकालने के लिए उसने बड़े कत्ल किए थे, और आज उसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। कम बैक स्नो वाइट, उसके दिल ने मचल कर सदा लगाई थी। कम बैक प्लीज़। उसने अपना आप स्टीवन से छुड़ाया और डॉक्टर्स की कोशिश देखने लगा, जो कि अब 200 वॉट का झटका लगा रहे थे। और परल के वजूद ने एक तेज़ झटका लिया और हार्ट बीट मशीन में एक शोर सा उभरा। डॉक्टर्स की तगोदो से इसकी हार्ट बीट वापस आ गई थी। डॉक्टर्स ने जल्दी से वो फेंका और अपने पहले वाले काम में लग गए। जैक ने ना जाने खुद पर कैसे फेरे डाले खड़ा था, वरना जितनी तकलीफ वो इसकी स्नो वाइट को दे रहे थे वो इन सबको भी यूं ही उसे उधेड़ कर रख देता। आधे घंटे की तकलीफ दामल के बाद डॉक्टर ने गहरी सांस भरकर जैक्स रोबो की तरफ देखा और उनको आस भरी नज़रों से देख रहा था। शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, बट अगले 24 घंटे में जो भी इनकी सिचुएशन होगी हम उसी हिसाब से बात करेंगे कि पॉइजन ने उनको कहाँ इन्फेक्ट किया है। डॉक्टर ने उसको तफसीली बताया। क्या मतलब है, कौन सी जगह डैमेज होगी। वो आंखें निकालता आगे बढ़ा। स्टीवन ने भी फिर भी उसको अपने काबू से नहीं निकलने दिया। सर, इट्स स्लो पॉइजन। यह आपकी बीवी की दिमाग की मेमोरी डैमेज कर सकती है, या शायद वो कभी मां ना बन सकी। और वैसे भी इनके मादे में वो मेडिसिन मिली है जिससे उनको बेबी ना हो। और आप जानते भी हैं कि ये जिस उम्र में है उन्होंने ये ली है, इनसे इनको किस कदर नुकसान पहुंचना है। डॉक्टर उस पर भड़क कर बोला। जैक बेदर पर होने वाले हमलों से जैसे सुन खड़ा रह गया। और मेडिसिन यूज़ कर रही थी, ये बात उसके लिए हैरानकुन थी। वो शॉक्ड में था। प्लीज़ सर, आप लोग बाहर जाएं, हम नहीं चाहते पेशेंट को किसी भी किस्म का जम्स लगे। यहाँ जुर्म लिखा हुआ है, नर्स ने इल्तिजाई लहजे में कहा। तो स्टीवन बुद्ध बने जैक को खींचकर बाहर ले आया। बाहर बेताबी से खड़ी जेंजी और माही को एक नज़र देखा। जैक इस कदर शॉक्ड में था कि उनके पास नहीं रुका और सीधा चलता गया। स्टीवन ने पहली बार उसको शॉक्ड हुआ देखा था और उसके पास जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, मगर वो ये भी जानता था कि इस वक्त वो कहर बनकर इस पर बरसात पड़ा तो शायद ही वो जिंदा बच पाता। तभी उसने माही का दिया हुआ टिशू नाक पर रखा, क्योंकि खून जम चुका था। परल कैसी है, दोनों ने बेताबी से पूछा। खतरे से बाहर है, मगर अभी कुछ तसल्ली नहीं डॉक्टर, उसने कहा, जबकि दोनों की परेशानी कम नहीं हुई। जैक को जेंसी ने इस राह पर मुड़ कर देखा जहाँ से जैक गुजरा था। शायद उसे ज़िंदगी में पहली बार इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जिन सब चीज़ों से इसका दिल मुर्दा हो चुका था। वो शॉक्ड में है, इसने कहकर सारिक को फ़ोन उठाया। सर, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आ चुकी है, प्लीज़ मुझे ऑर्डर्स दे कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दूँ या फिर जैक सर ये मामला खुद देख लेंगे, सारिक बोला। तो स्टीवन ने माथे पर हाथ रख मारा, यानी ये इतला भी जैक को देना ज़रूरी थी। जैक के ऑर्डर्स के बिना वो खुद भी कोई ऑर्डर नहीं दे सकता था। अगर वो दे देता तो बाद में जैक को कैसे भुगतता। तभी वो जेंजी और माही के पास से हटकर जैक को ढूंढने के लिए बाहर आया, जबकि सारिक को इसने कुछ देर बाद फ़ोन करने को कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हॉस्पिटल के चारों तरफ में उसने नज़र घुमाई तो एक बेंच पर वो बैठा दिखाई दिया, जबकि उसके पीछे गार्ड्स खड़े थे और वो सर थामे बैठा था। स्टीवन जानता था जिस मकसद के लिए उसने शादी की थी, उसके लिए तो परल इसको ऑलरेडी धोखा दे रही थी, जबकि जैक घटनों घटनों इसके इश्क में डूब चुका था। इसे डर था कि कहीं वो हॉस्पिटल के बेड पर ही परल को मार ना दे, और जैक को अकेला छोड़ना भी खतरा था, जबकि उसके साथ रहना भी खतरा था। फिर सारा सितम उसे अपनी जान पर सहना था। स्टीवन इसके पास आया और उसके मुकाबिल बैठ गया। उसे गहरी सांस भरी। जैक चुपचाप बैठा था। लो बाहर चल गया, स्टीवन ने हिम्मत करके बताया। जैक ने निगाह तिरछी करके स्टीवन की तरफ देखा। सारा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो मुझे ऑर्डर्स दे दो कि मुझे क्या करना चाहिए। स्टीवन ने चंद लफ्ज़ों में बात ख़त्म की। जैक उसकी तरफ देख रहा था। स्टीवन को इसका इस तरह देखना बेहद अजीब लगा, जबकि एक पल को उसकी नज़रों से वो डरा था। हाँ, वो जानता था जैक की सबसे फेवरेट जगह थी वो, और लोबार का जलना बेहद मयूब था। जैक फिर भी कुछ नहीं बोला। स्टीवन उसकी खामोशी को कोई मतलब अक्सर कर ना पाया।
वो वहाँ से उड़ गया। उसने सारिक को फ़ोन किया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मना कर दिया। जब जैक ने होश में आना था तो वो ये सब खुद ही देख लेता, तभी वो इसके पास से उड़ गया, जिससे बेहद खतरा महसूस किया जा सकता था। दूसरी तरफ जैक्स रोबो शाम ढले उसी बेंच पर बैठा रहा। गार्ड्स उसकी ड्यूटी पर यूं ही तैनात रहे। सर्दी बढ़ गई, न्यूयॉर्क की फिजा में आसुकूत था, मगर जैक रोबो अपनी जगह से नहीं हिला। वो सर झुकाए न जाने क्या सोच रहा था। परल की पॉइजनिंग, उसकी मेडिसिन और फिर लोबार का जलना, यह सब जैक रोबो के अंदर का तूफान जगाने के लिए काफ़ी था। और रात के ना जाने कौन से पहर उसने झुका सर ऊपर उठाया। इससे गिर्द कोई नहीं था। दूर दूर तक हॉस्पिटल के ग्राउंड में इसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि चंद लोग इधर उधर बस दिखाई दे रहे थे। जैक अपनी जगह से उठा, गहरा सांस भरा। गार्ड्स जिनकी टांगें शल हो चुकी थी वो अलर्ट हो गए, जबकि जैक्स रोबो हॉस्पिटल के अंदर बिल्डिंग में आ गया। यहाँ बाहर की निस्बत माहौल कदरे बेहतर था, लोगों की चहल पहल भी ज़्यादा थी। बालों में हाथ फेरता वो आईसीयू के पास आया और माही, जॉन्जे और स्टीवन को सर्द नज़रों से देखा। तुम दोनों जाओ यहाँ से और विला जाना। सौक, इसने अपने गार्ड को पुकारा जो बोतल की जींस की तरह हाजिर हो। दोनों को विला छोड़ दो, इसने हुक्म दिया। इसने सर हिलाया। जॉन्जे और माही जाना नहीं चाहती थी, मगर परल अभी ठीक नहीं हुई, हम इसको देखे बिना कैसे। जॉन्जे ने बोलना चाहा, मगर जैक ने उसे उसी नज़रों से देखा। वो डर गई। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, जस्ट लीव, कहकर उसने स्टीवन की तरफ देखा, जबकि माही जॉन्जे का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगी। वो जानती थी ये आदमी इतना ही बेमरवत है, तभी उससे फासले पर रहती थी। जॉन्जे और माही तो चले गए। स्टीवन जैक की तरफ देख रहा था, जबकि जैक स्टीवन की तरफ। सिक्योरिटी तुम्हारे अंडर है सारी, सर्द बेलचक लहजे में वो इस्तफसार कर रहा था। स्टीवन ने गहरा सांस भरकर इस बात में सर हिलाया। फिर मेरी पर्सनल जगह पर कैसे अटैक हुआ, वो सवाल करने लगा तो स्टीवन जैसे लाजवाब हो गया। जैक, मेरा यकीन करो, मैंने सारी सिक्योरिटी अलर्ट की हुई थी, मगर वो एकदम चुप हो गया, जबकि जैक का मुक्का उसके मुंह पर पड़ा, जिससे स्टीवन 4 कदम दूर हुआ। तुम मुझे ये बकवास सुनाओगे कि मैं तुम्हारा यकीन करूं? मेरी जगह तक कौन पहुंचा, कैसे पहुंचा? वो धाड़ा, जबकि उसके 2-4 थप्पड़ रख कर उसने उसकी गर्दन दबा दी। तुम मेरे काम से बेदखल हो आज से। वो सुर्ख आंखें निकाल कर उस पर गाढ़ता गर्राया। स्टीवन ने एक लफ्ज़ भी नहीं उसको कहा। वो जानता था उसकी भी इसमें गलती है। वो माफिया के लोग थे। वो सिर्फ इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर सकते थे कि सिक्योरिटी रख दी गई है और उसके बाद पलट कर नहीं देखा, जबकि स्टीवन की आदत थी कि वो एक जगह फोकस करके दूसरी जगह का भूल जाता था। जैक, मैं सारी डिटेल्स निकाल लूँगा, स्टीवन अपने घूमते सर को बमुश्किल संभालते बोला, क्योंकि जैक्स उसे ज़ोर से झटक चुका था। स्टीवन, मैं तुम्हें दोबारा अपने इर्द गिर्द नहीं देखना चाहता। जैक ने गन होल्डर से बंदूक निकाल कर उस पर तानी। ठीक है, तुम मुझे नहीं देखना चाहते, मत देखो, मगर मैं तुमसे अलग किसी सूरत नहीं होगा। स्टीवन ने अपने होठों से निकलते खून को शर्ट से साफ किया और जैक के सामने खड़ा हो गया, जिसने आहिस्ता बंदूक तान ली थी। मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, तुम दफ़ा हो जाओ, वो फनकारा। स्टीवन कुछ नहीं बोला और तभी नर्स आईसीयू से बाहर आई। आपके पेशेंट को रूम में शिफ्ट किया जा रहा है, उसने जैक को इतला दिया और जैक ने बंदूक वहीं फेंक कर आईसीयू में कदम रखे। स्टीवन वो बंदूक उठाकर खुद भी अंदर आया। सर, यहाँ और भी पेशेंट है, आईसीयू में आना अलाउड। रास्कल, इस वार्ड बॉय के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारता वो इसका मुंह बंद कर गया, जबकि वहाँ पर बाकी नर्स तो सुबह देख चुकी थी कि किस तरह जैक रोबो ने अपने सामने इसका ऑपरेट कराया था, और वो तभी शराफत से परल को स्ट्रेचर पर डालकर वहाँ से रूम की तरफ ले जाने लगे। इसके जर्द चेहरे को देखते जैक तेज तेज बड़े बड़े कदम स्ट्रेचर के साथ ले जा रहा था कि सामने मीडिया को देखकर उसका खून खोल गया। मेरे पीछे मत आ और इन्हें दफ़ा करो यहाँ से, वो धाड़ा। इस वक्त वो किसी का जवाब नहीं देना चाहता था, जबकि स्टीवन प्रेस की जानी बढ़ा। गार्ड्स और स्टीवन ने जैक तक पहुँचने से पहले ही इन्हें रोक लिया और जैक 3rd फ्लोर पर चला गया। वहाँ परल को रूम में शिफ्ट कर लिया गया। जैक भी उसी रूम में था। वो बेहोश थी। नर्स वहाँ मौजूद थी। डॉक्टर्स उसका चेकअप कर चुके थे। कितनी देर में होश आएगा, उसने बेचैनी से पूछा। मिस्टर जैक, इनको जल्द होश आएगा, इसके बाद हम ही आपको कोई तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं, और इनके होश में आने के बाद ही ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। मगर एक इशू है, जैसे ये होश में आए कम से कम 1 घंटा उनके लिए काफ़ी तकलीफदा होगा। जहर उनके जिस्म से खींच कर निकाला गया है, और जिस किस्म की मेडिसिन यूज़ की गई है और इनको बेहद पेन दी गई है, मगर घंटे बाद ये बेहतर महसूस करेगी, डॉक्टर ने कहा और एक्सक्यूज़ करके जाने लगा। जबकि जैक उसकी इस बकवास पर अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया। उसके गिरबान पकड़कर जैक ने डॉक्टर को बुरी तरह झंझोड़ के नर्स, वार्ड बॉय को, डॉक्टर सब होनक खड़े थे। तो है किस लिए तू? फिर जब तकलीफ सारी मेरी स्नो वाइट को होनी है। वो गजबनाक हुआ। सर,
डॉक्टर अपनी बेइज्जती पर कटता उसको कुछ कहना चाहता था, मगर जैक ने उसे दीवार के साथ लगाया। अगर उसे ज़रा सी भी तकलीफ हुई तो यही इसी अस्पताल में तुम सबकी लाशें गिरेगी नजर आएगी। जैक, स्टीवन ने उसको डॉक्टर से दूर किया, जबकि जैक ने स्टीवन को झटका और डॉक्टर बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। बाकी सब भी भाग उठे थे, जबकि जिस नर्स की ड्यूटी थी वो रो देने को थी। थोड़ी देर बाहर जाएं आप भी, स्टीवन ने कहा तो वो शुक्र अदा करती बाहर चली गई और स्टीवन ने जैक के पसीने से तर पेशानी को देखा। वो जानता था इसकी बर्दाश्त से ये सब बाहर है। जैक, मैं तुम्हें हौसला नहीं दे रहा, मगर तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए। इस तरह लड़ झगड़ करना परल को मुजरिम सामने आएगा और ना ही लोबार। और वो चुप हो गया क्योंकि ऐसा लग रहा था लोबार के नाम से वो स्टीवन को जिंदा जला देगा। जैक ने स्टीवन को दूर झटका और वॉल पर पैर दर पैर मुक्के बरसा दिए। वो इस कदर जुनूनी लग रहा था कि स्टीवन दूर ही खड़ा रहा। वो सुबह से ही जैक से काफ़ी पीट चुका था। मजीद वो इसके जुनून का शिकार नहीं होना चाहता था। तभी दूर खड़ा इसको देखने लगा, जिसका हाथ फट गया था। खून ने दीवार को भी रंग दिया और जैक ने हाथ झटक कर अपना हाथ हटाया। ये जिसने भी किया है वो अपनी आखिरी सांसें गिनेगा और खुद से मुखातिब हुआ। और चंद लम्हों बाद वो पलटा, आंखों में सर तासिर था। स्टीवन भी वहाँ से चला गया, मगर अस्पताल से नहीं गया था। लोबार की सारी प्राइवेट कैमरों की लोकेशन इसने ऑन की, जो कि बाहर की जानिब थी, जबकि लोबार के अंदर इतनी सख्त सिक्योरिटी नहीं थी। वो परल का चेहरा देख रहा था। उसका चेहरा देखकर उसे वो बात याद आ रही थी जो डॉक्टर ने की कि वो ऐसी मेडिसिन यूज़ करती रही थी जिससे वो प्रेग्नेंट ना होती। जैक झुलस रहा था। वो संजीदगी से अपनी घूरती आंखों को परल पर गाड़े हुए था। जैक्स रोबो इससे बेवकूफ़ बन गया था। इसने खुद को कोसा। निगाह परल के चेहरे पर थी। जिस दिन तुम ठीक होगी उस दिन तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा, वो दांत भींच कर बोला। जैक, वो भूल गया था कुछ देर पहले डॉक्टर को किस बात पर बेइज्जत किया था उसके कि उसको ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और इस वक्त वो खुद वक्त को कैसे उसको मार देने का सोच रहा था। वो 15 मिनट तक इन्हीं सोचों में रहा, जबकि फिर वहाँ से उठकर इसे सारिक को कॉल की और जितना हो सकता था उसे सारिक को जलील कर दिया। सारिक खामोशी से सुनता रहा। मैं एक बार वापस आ जाऊं तो सब की औकात अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि जैक्स रोबो अकेला काफ़ी है। बास्टर, सारे के सारे ये पता लगाओ, कह दो सबको मेरे बार को किसने जलाया, पता लगाओ। और अगर ये विलियम है तो विलियम के साथ साथ तुम सब कब्र में उतरोगे। उसे भड़क कर फ़ोन ही ज़मीन में फेंक दिया। ना उससे ये बर्दाश्त होना था और ना हो रहा था। इतनी खूबसूरती से सजाई गई उसकी न्यूयॉर्क वो कोई और उसे जला दे, इसी के लोबार को। और वो इस वक्त भिपरा हुआ शेर लग रहा था जो धाड़ रहा था। अपनी धाड़ से ही सबको डरा देना चाहता था। हाँ, सिस्कारिया की आवाज़ चीखों में बदली तो इसके हाथ के तोते उड़े थे। चीखों की आवाज़ बढ़ने लगी। वो पल पल परल के नज़दीक हुआ जो बेड पर मचल रही थी, तड़प रही थी। प्लीज़ हेल्प, वो खुद को मारने लगी, नोचने लगी। जैक धाड़ा था। डॉक्टर, परल की चीखों ने इसका दिल हलक में फंसा दिया। वो इसको पकड़ना चाह रहा था मगर वो काबू में नहीं आ रही थी। परल, स्नो वाइट, इधर देखो मेरी जान, वो उसके चेहरे को हाथों में भर कर बोला। इस वक्त जैक्स रोबो की हालत ऐसी थी कि वो परल के साथ खुद भी चीखे मारे। हाँ, उससे उसकी चीखों की तड़प और दर्द भरी आहों बका नहीं सुनी जा रही थी। परल, स्नो वाइट, उसने उसके हाथ सहलाए, जबकि परल ने अपने हाथ उससे झटक कर ड्रॉप्स हाथ से नोच कर फेंक दी। वो चीख रही थी, शायद तकलीफ कम करना चाह रही थी जो इसके वजूद को झुलसा रही थी, उसको चीखने पर मजबूर कर रही थी। जैक्स रोबो ने परल को सीने से लगा लिया। प्लीज़ क्वाइट, स्नो वाइट, प्लीज़, मैं अपना दिल भी तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। मत चीखो इस तरह, जान से मार दूंगा मैं सबको। वो इसको चुप कराना चाह रहा था, जबकि परल को जैक से गर्ज नहीं थी। इस वक्त वो अपनी तकलीफ से दोहरी हो रही थी। वो बेड पर तकिए पर फिर से गिरती इधर उधर होने लगी और डॉक्टर्स ने उसे दोबारा से बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। स्टीवन भी अंदर आ गया। जैक का चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। आगे कुआं पीछे खाई की मानी जैसे वो अटक गया था। ना कुछ कर सकता था, ना कुछ भी उसके बस में था। परल बहते आंसू से कुछ देर बाद सुन होकर दोबारा गनोदगी में चली गई, जबकि जैक ने उसको सीधा किया, उसके आंसू साफ किए, उसके चेहरे को देखता रहा जो कि इसको अंदर अंदर ख़त्म कर रहा था। जैक ने उसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ा, उसके हाथों पर, उसके गालों पर। बिना डॉक्टर्स के लिहाज के वो अपना खौफ ज़रदा दिल को तस्कीन दे रहा था। वहाँ से सब रफ्ता रफ्ता निकलते चले गए, जबकि जैक उस पर अपनी मोहब्बत की बूंद बिखेर रहा था। उसके साथ गुजारा एक लम्हा याद आ रहा था। याददाश्त ने जैसे काम करना छोड़ दिया था। उस वक्त उसे बस परल बिल्कुल दुरुस्त चाहिए थी।
परल को होश आया तो उसकी आंखों से आंसू टूटे। वो नहीं जानती थी क्यों उसकी आंखों से आंसू गिरे थे। उसने इधर उधर देखा तो अपने सामने काफ़ी शानदार शख्स को अपना हाथ पकड़े देखकर वो डर गई। सहमी हुई नज़रों से उसको फिर अपने हाथ को देखने लगी। बहुत सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था वो यहाँ क्या कर रही थी, ये इंसान कौन था। हेल्प, स्टेला, मारबीट। वो रोते हुए अपनों को पुकारने लगी और जैक की आँख खुल गई। उसे परल को जाके देखा, बेताब होकर उस पर झुका। स्नो वाइट। उसने परल का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरना चाहा, मगर परल ने अपना रुख फेर लिया। कौन है आप? वह सहमी नज़रों से उसको देखकर घबराई हुई बोली, मारबीट। वह फिर से उनको पुकारने लगी जो इसे याद थे। जैक एक पल को थम गया। परल रोने लगी। मैं क्यों यहाँ हूँ यहाँ? फिर परल बोली, स्टेला, मारबीट। वो रोते हुए उन्हें पुकारने लगी। जैक ने दांत भींचकर नर्स को देखा जो अभी अभी कमरे में आई थी। सबको देख रहा था। जो डॉक्टर्स को खतरा था वही हुआ था। नर्स बाहर निकली, डॉक्टर को बुलाया और जैक पीछे हो गया। डॉक्टर ने परल का चेकअप किया। वो खौफ ज़दा सी सबको दिख रही थी। मैं क्यों हूँ यहाँ? परल ने डॉक्टर से सवाल किया। मारबीट, स्टेला कहाँ है? मारबीट मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहा था, उसे कहा। ओके बेबी, मारबीट अभी बाहर गया है, वो आ जाता है। डोंट स्ट्रेस, आपका एक्सीडेंट हुआ है जिससे आपको काफ़ी चोटें आई है, अब आप रिलैक्स हो जाएं, ओके, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। जबकि परल हैरान हुई। उसका एक्सीडेंट हुआ था? जैक्स रोबो को अपना आप जैसे मिस मैच लग रहा था उस वक्त। फिर भी वो जब्त किए खड़े रहा। ये कौन है डॉक्टर? उसने मध्यम आवाज़ में से सवाल किया। डॉक्टर ने मुड़कर देखा। जैक और स्टीवन खड़े थे। स्टीवन परल के देखने पर मुस्कुराया और दूसरी तरफ परल भी मरवतन मुस्कुराई, जबकि जैक्स रोबो ने मुस्कुराने की जहमत नहीं की। वो परल को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था और परल खौफ ज़रदा सी हो रही थी। मारपीट, मारपीट का है। परल ने फिर से वही सजदे लगाए और जैक बाहर निकल गया। डॉक्टर भी बाहर निकला और स्टीवन भी, जबकि पीछे नर्स ने मारपीट के बारे में झूठी कहानी बताकर मुतमईन कर दिया। आपकी वाइफ की मेमोरी लॉस हो चुकी है। आज से 3 साल पहले पीछे चली गई है आपकी वाइफ, डॉक्टर ने कहा। कुछ डर भी लगा क्योंकि सामने बैठे शख्स की रगें ऐसा लग रहा था फट जाएगी। कब तक इसकी मेमोरी बैक होगी? इसे जैक ने सवाल किया। शायद कुछ अरसे में, या उससे ज़्यादा, या फिर उससे भी ज़्यादा। जैक ने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा। मुझे 1 माह के अंदर अंदर उसकी याददाश्त वापस चाहिए। जैक चीखा। सर प्लीज़, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर बेबसी से बोला। जैक ने मुट्ठियां भींच ली। स्टीवन ने जैक का हाथ पकड़ा। तुम समझो बात को, उसने कहा, और जैक ने गहरे गहरे सांस भरे। कल से आज तक मैं वो स्ट्रेस की इंतहा पर था, जबकि आज से पहले उसे कभी स्ट्रेस लिया नहीं था। वहाँ से उठकर दोबारा परल के पास आया। परल नर्स से वही रट लगा रही थी। मारबीट कहाँ है? मारबीट का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गया, वो आंखें निकाल कर सर्द लहजे में परल से बोला, जबकि परल एकदम चीखती मारती उठी। कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? परल ने बेयकीनी से बोली। इसमें हैरान वाली क्या बात है? वो मर गया, आम बात है, हज़ारों लोग मरते हैं। जैक ने नर्स को आंख के इशारे से बाहर चले जाने को कहा, जो कि ऐसे कुछ कहना चाहती थी। परल जर्द चेहरे की से जैक की तरफ देख रही थी। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे जो जैक पर तेजाब की तरह पड़े। ये आंसू। परल की हार्ट बीट तेज सी बढ़ रही थी। नर्स जो दरवाजे में ही खड़ी थी पलट कर फौरन परल के पास आई और उसको लिटाने लगी। सर, इस वक्त इनके लिए ये टेंशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ आप बाहर जाएं। वह इजलत में बोलती वार्ड बॉय से बोली, डॉक्टर को बुलाने का कहने लगी, जबकि परल की आंखें बंद हो गई। जैक के तसव्वुर में भी नहीं था वो इसकी इतनी हसास हो जाएगी कि वो कदम पीछे लेने लगा। वो अपनी आंखों से देख रहा था कि इसकी हार्ट बीट किस तरह चल रही थी। इसे फ़ौरन स्टीवन को कॉल किया और उस सर पर हाथ रखता वो बाहर निकला। स्टीवन ने अगले ही लम्हे कॉल पिक कर ली। मारबीट कहाँ है? उसने सवाल किया। मुझे नहीं मालूम, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? स्टीवन के सवाल पर इसने बेताबी से कहा, जहाँ पर भी है मारबीट, उसको ढूंढो और फ़ौरन यहाँ लेकर आओ। स्टेला को भी, वो तेज़ लहजे में बोला। ओके, 15 मिनट में तुम्हारे पास होंगे, स्टीवन ने कहा और जैक ने फ़ोन बंद कर दिया। गहरा सांस भरा। क्या चीज़ है मोहब्बत भी, अब हर एक को जज्बे से रोशना करा देती है। आप खुद को मोहब्बत के सामने बेबस महसूस करते हैं, और जब आपकी मोहब्बत किसी और के लिए तड़पे तो आप खाक हैं, बस मिट्टी की तरह आप कदमों तले रोन जाते हैं। जैक्स रोबो इन सब जज्बों से आज मुतारिफ हो रहा था। वो इधर उधर चक्कर लगा रहा था। डॉक्टर बाहर आया और जैक की तरफ देखा, जिसकी आंखें सुर्ख थी। इसकी वाइट शर्ट पर खून के दाग धब्बे थे। इसके चेहरे पर फिक्र थी, परेशानी थी। उसके बिखरे बाल हुए माथे पर पड़े थे। शर्ट के बाजू फोल्ड थे, जबकि आंखों की सुर्खी इसे इस हुलिये में भी लोगों की निगाहों का मरकज़ बना रही थी। और इसका कभी धूप कभी छाँव सा रवैया दुनिया को दिखा रहा था उसकी आशिकी के नज़ारे। आप इन्हें टेंशन ना दें, आपकी वाइफ की जान का खतरा हो सकता है, वो बोला। जैक जब से इसको देख रहा था।
वो कुछ नहीं बोला। डॉक्टर को याद आ गया अब से कुछ घंटों पहले उसने उसके साथ क्या किया था। तभी वो जैक के पास से फ़ौरन से चला गया, जबकि जैक ने सर्द सांस खींची। शायद उसे फ्रेश होने की ज़रूरत थी, मगर परल को छोड़कर वो कैसे जाता। इसे सारिक को कॉल की और परल के रूम के बाहर सिक्योरिटी का कहकर खुद वो पूरी शान से चल बाहर निकला तो कितनों की निगाहों का मरकज़ बना था। ब्लैक गॉगल्स लगाए, वो खून आलूदा शर्ट यूं ही जेब तन के गार्ड्स के हमराही उस जो इसके पीछे बंदूक लेकर थे, वो गाड़ी में सवार हुए और मेंशन की जानिब बढ़ गया। पूरे रास्ते सिर्फ एक ही शख्स के बारे में वो सोच रहा था और वो थी स्नो वाइट। वो इसके बिना नहीं रह सकता था, ये बात तय थी, और ना ही इससे अपनी हकीकत छुपा सकता था। अगर वो छुपा लेता तो खुद को ना रोक पाता किसी भी सख्त अमल से। तभी ये बात तो तय थी कि वो परल को अपनी हकीकत बता देगा कि वो कौन है इसका, और इसे ये हर बात हर हाल में माननी होगी। इसने सोचा और इसी सोच विचार में मेंशन आ गया। वो बाहर निकला और लॉन्ज में दाखिल हुआ। सिर्फ नौकरों की सिवा वहाँ कोई नहीं था। उसकी एक तिरछी निगाह चारों तरफ पड़ी। मेंशन का सन्नाटा और जैक्स रोबो की हिस्सों ने काम करना शुरू कर दिया, मगर फिलहाल इसके लिए परल से ज़्यादा कुछ अहम नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सारिक भी पीछे ही था। सर, प्रेसिडेंट की कॉल है आपके लिए। सारिक ने कहा, मेरा मूड नहीं है किसी की हमदर्दी समेटने का, और इसको कह दो मुझे हमदर्दी ना दे ही तो बेहतर है। वो दो तो टोक कहकर वॉशरूम में चला गया, जबकि इसका सूट सारिक ने निकाल कर उसकी ड्रेसिंग में लटका दिया। जैक्स रोबो शीशे के कैबिन में पानी के नीचे खड़ा पानी की बूंदों को खुद पर पड़ता महसूस कर रहा था। पानी की तेज धार उसके अंदर लगी आंख को बुझा रही थी और शायद सुलगा भी रही थी। वो इतनी आराम से सबको छोड़ देने वाला नहीं था, और ना ही वो परल के बेड से लग कर बैठ सकता था। वो तादेर इन्हीं सोचों में गुलतान पानी को खुद पर पड़ता महसूस करता रहा, और उसके बाद वो ड्रेसिंग में आकर ड्रेसअप हुआ और स्काई ब्लू कोट और वाइट शर्ट में वो तैयार होकर बाहर निकला और परफ्यूम स्प्रे करके वो बालों को जेल से सेट किए बाहर निकला। सारिक भी वहीं खड़ा था और साथ साथ चल रहा था। क्या पता चला? जैक ने सवाल किया। सर, अभी काम हो रहा है, सारिक ने कुछ झिझकते हुए जवाब दिया। जैक ने ठिठुरी नज़रों से उसे देखा। लो बाहर पर इंस्ट्रक्शन शुरू कर दो, हफ्ते के अंदर अंदर वो दोबारा न्यू हो जाए, इसने ऑर्डर दिया। यस सर, और मीडिया कॉन्फ्रेंस रात तक अरेंज कर लेना, इसने एक और हुक्म दिया। ओके सर। और ये ब्रोडो कहाँ है? इसे सवाल छोड़ा। सर, ब्रोडो छुट्टियों पर है, वो न्यूयॉर्क में है ही नहीं, सारिक ने कहा। वो लंदन में है। जैक ने सारिक की तरफ देखा तो सारिक खुद भी चौंका। ट्रस्ट करो और के पर भी नज़र रखो, मुझे इसकी लोकेशन का हर वक्त पता होना चाहिए, वो कहाँ जाता है और कहाँ नहीं। ओके सर। सर, सारिक इसको जो गाड़ी में बैठ रहा था, जैक ने रुक कर पलट कर उसकी तरफ देखा। मैम, के मामले में आपका क्या ऑर्डर्स है? सारिक ने पूछा, जिसे इसे याद दिलाया कि उसकी बीवी को जहर पिलाया गया है और वो लोबार के लिए कॉन्शियस हो रहा है। सारिक, मेरे पूरे मेंशन में कैमरे हैं, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग देखकर भी उस शख्स को तलाश कर लूँगा। तुम इस बात की फिक्र ना हो करो, मुझे इस जगह के बारे में सब जानना है जो मैंने तुम लोगों के हवाले की थी। ये मेरी मेंशन, यहाँ परिंदा पर मार कर ही मरेगा। वो भड़क कर बोलता गाड़ी में सवार हो गया, जबकि सारिक भी दूसरी गाड़ी में बैठ गया। हॉस्पिटल में दाखिल होते स्टीवन और मारबीट को उसने अंदर आते देखा और मारबीट पर जहरीली नज़र डालकर कंट्रोल कर गया। वो तीनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले थे। मारबीट परेशान दिख रहा था। जैक कमरे में दाखिल हुआ तो उसके पीछे मारबीट था, स्टीवन था। परल होश में थी। नर्स उसे कुछ खिलाना चाह रही थी, जो कि परल खाने के लिए तैयार नहीं थी। जैक ने उसे नर्स के हाथ में देखा, वो सूप का बॉल था। कहाँ से आया है ये? वो सख्त लहजे में बोला। परल जो जिद करी थी एकदम चुप हो गई। नर्स भी नर्वस थी, जैक को देखने लगी। परल की आंखों में कुछ डर सा था जैक के लिए, और उसने मारबीट की तरफ देखा तो एकदम वो इसकी जानिब अपना हाथ बढ़ा गई। शुक्र है तुम आ गए, तुम कहाँ चले गए थे? वही जिलत में बोली। स्टीवन ने चोर नज़रों से जैक को देखा, जो नर्स से मुखातिब तो था, गोया उसने मारबीट और परल पर फोकस नहीं किया। ये बनाया किसने है? जैक्स ने नर्स से पूछ रहा था। सर, हॉस्पिटल की कैंटीन से आया है, नर्स रो देने को थी। जैक ने उसको घूरा। इससे पहले ये बाउल में तुम्हारे सर पर मार दूँ, निकलो यहाँ से। वो भड़का। परल ने सहमी नज़रों से इसकी तरफ देखा। मारबीट का हाथ वो सख्ती से पकड़े हुई थी। परल समझ नहीं पा रही थी ये कौन है जो इसके पास बार बार आता है, वो और नर्सों पर भी रौब जमाता है, वो कितना डराता है। मारबीट परल से बातें कर रहा था। परल का दिमाग जैक पर से हट गया। जैक ने बाउल स्टीवन की तरफ किया। इसे फिर से गुस्सा आने लगा। ओके, काम डाउन, मैं मेंशन से मंगा लेता हूँ, बल्कि यहीं रुक कुक अरेंज करो अगर तुम कहो तो। स्टीवन ने सवाल किया। नहीं, मेंशन से आएगा जब तक डिस्चार्ज नहीं होती, जैक ने ऑर्डर्स दिया। स्टीवन ने सर हिला दिया। ये कौन है? मारबीट से परल ने अपनी ज़बान पर मचलता सवाल किया। ये? मारबीट ने मुड़कर इसकी तरफ देखा, जो अब इन दोनों की तरफ मतवजा हो चुका था और इनके करीब आ गया।
और परल के बेड के पास खड़ा हो गया। मारबीट ने आहिस्तेगी से परल के हाथ से अपना हाथ हटाया, जैसे परल जैसे बार बार पकड़ना चाह रही थी। कैसी तबीयत है अब स्नो वाइट? यू फील बेटर? वो बोला। परल इसकी तरफ हैरानगी से देखती गई। वो अपने हलक में गिल्टी निकल कर उसने मारबीट की तरफ देखा। जैक को इसकी ये मदद तलब निगाह सख्त बुरी लगी, मगर वो कुछ नहीं बोला। बताओ मैं कौन हूँ? जैक ने मारबीट को ही पकड़ा, जो खुद भी कुछ कंफ्यूज हो जाता था। जैक के सामने वो इतने कूल नज़रों से देखा था आज सबको कि वो दोबारा घबरा उठा। जैक ने आईब्रो उचकाकर मारबीट को देखा। परल, ये जैक स्रोबो है, तुम्हारे हस्बैंड। मारबीट को स्टीवन सब बता चुका था कि परल के साथ क्या हुआ है और इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तभी मारबीट ने बताया। परल का मुंह हैरत से खुल गया। जैक के लबों पर तंज या मुस्कुराहट फैल गई। कैसे हो सकता है ये? परल ने मारबीट को देखा। इसका लहजा भीग गया था। परल, मैं तुम्हें। मारबीट ने परल का हाथ थाम कर लिया फिर से, जबकि जैक ने गहरा सांस भरकर इन सबको कहा, जाओ अब तुम लोग, इसने सख्ती से कहा। परल ने मारबीट का हाथ नहीं छोड़ा था। जैक ने दोनों के हाथ पर हाथ रखा और इसने मारबीट का हाथ झटक कर आज़ाद किया। परल रोने लगी, इसे डर लग रहा था। जैक, बी कूल, स्टीवन ने जैक को समझाया। आई विल मैनेज, जैक ने तसल्ली से कहा और स्टीवन और मारबीट बाहर चले गए। परल ने जैक के हाथ से अपना हाथ आहिस्तेगी से निकाल कर वो सिमट कर बैठ गई, क्योंकि जैक सिर्फ इसके बिल्कुल पास बैठ गया। प्लीज़ आप जाएं, मुझे डर लग रहा है आपसे, वो नम आंखों से बोली, जबकि जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया। परल को महसूस हुआ उसके हाथ में बेहद नरमी और मोहब्बत थी, मगर फिर भी वो डर रही थी उससे। जैक ने परल के हाथ को सहलाया। स्नो वाइट, अब मेरी बात सुनो, ओके? रोना नहीं, पहले रोना बंद करो। इसने उसके गिरते आंसू को साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर परल ने चेहरा पीछे कर लिया। जैक की बर्दाश्त की इंतहा थी। स्नो वाइट, तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है। जैक ने ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम लिया और बेहद चाहत और नरमी से थी। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम सब याद करो, सब भूल जाओ, बस मुझे याद रखो। मैं जैक स्रोबो तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो इसके हाथ पर अपना लब रखता बोला, जबकि परल सुन सी हो गई थी। वो इसके लम्स को अपने हाथ पर महसूस करके एकदम उसका हाथ काँप सा गया। कब हुई हमारी शादी? परल को बहुत याद करने से भी कुछ याद नहीं आया और इसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। ये सब बातें उसके लिए परेशानी का बास थी। जैक ने मुस्कुराकर उसके परेशान चेहरे को देखा। कुछ वक्त पहले, मगर इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। वो दोनों हाथों में उसका चेहरा भरता बोला। आप झूठ बोल रहे हैं, परल ने डरते डरते कहा। क्या तुम्हें निकाहनामा दिखाना होगा? वाइब्रो उचका कर बोला। परल की आंखों में ऐसी बात थी जैसे वो चाहती हो। जैक ने सर्द सांस खींच लिया और स्टीवन को कॉल मिलाई। हाँ स्टीवन, मैरिज पेपर्स भेजो मेरे पास। जैक के ऑर्डर्स पर स्टीवन ने यस बॉस कहा, जबकि उसके मुस्कुराते लहजे पर जैक ने गुस्से से फ़ोन बंद किया और परल की तरफ देखा, जो बार बार उससे फासले पर हो रही थी। जैक ने उसको इग्नोर किया। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? क्या खा सकती हो? जैक नॉर्मली उठा। उसके इरिटेट होने पर भी वो खुद को बार बार भड़क सकता था, मगर वो खुद पर काबू करके नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था। परल कुछ नहीं बोली, सर झुका हुआ था। जैक ने चार्ट पर सूप लिखा देखा और सारिक को कॉल की। मेंशन से सूप मंगवाओ, इसने दोबारा ऑर्डर दिया। परल को हैरत हो रही थी, उसकी शादी ऐसा भी किस बंदे से हो गई थी कि वो बस फ़ोन घुमाता और काम हो जाता था। इसने चार्ट रखा ही था कि स्टीवन पेपर्स लेकर अंदर दाखिल हुआ। मारबीट को बुलाओ और तुम्हें कहा था स्टेला को भी बुलाना, जैक ने स्टीवन से कहा। इसने मारबीट को अंदर भेज दिया और स्टेला भी मारबीट के साथ अंदर दाखिल हुई। परल के गले लग गई। जैक ने मुट्ठियां बीच ली। परल स्टेला के गले लग कर रोने लगी। चुप हो जाओ परल, तुम बिल्कुल ठीक हो, यही बेहतर है, और बस मैं तुम्हें सेहतयाब देख कर बहुत खुश हूँ। स्टेला उसके आंसू साफ करते बोली। जैक खामोशी से मंजर देख रहा था। स्टीवन बार बार अपनी हंसी रोक रहा था कि जैक रोबो को बर्दाश्त से भी गुजरना था, ये दिन भी देखना था। स्टीवन ने परल के आगे वो मैरिज पेपर्स किए तो परल ने कांपते हाथों से थाम लिया। वहाँ साफ साफ लिखा था, साबित हो रहा था कि जैक रोबो ही इसका हस्बैंड है। और परल ने स्टेला और मारबीट को देखा। आंखों में हैरानगी थी कि वाकई उसकी मेमोरी लॉस हो गई है और इसे हल्का सा भी याद नहीं कि वो सामने खड़ा शख्स इसका शौहर है। स्टेला और मारबीट ने उसको समझाया और कहा वाकई ही उसकी मेमोरी जा चुकी है और जब जैक उसका शौहर है। परल ने वो पेपर झिझकते हुए दोबारा स्टीवन को दे दिए। जैक की नज़रें परल के चेहरे पर थी, जिनमें तपिश थी। परल कंफ्यूज हो रही थी। तुम दोनों स्नो वाइट के पास रुको जब तक मैं नहीं आता, और तुम यहाँ से नहीं जा सकते, जैक ने हुक्म दिया। और ये हुक्म स्टेला और मारबीट के लिए था। वो दोनों सर हाँ में हिला गए। परल ने यह मंजर भी हैरत से देखा था कि कैसे उसके दोस्त उसकी बात मान चुके थे और जैक स्टीवन के साथ बाहर निकल गया। जैक ने गार्ड्स को इस रूम के बाहर खड़ा किया और इन्हें स्ट्रिक्टली वहाँ से ना हिलने का ऑर्डर देकर वहाँ से
वाइट गोगल्स लगाकर बाहर निकला। गाड़ी में सवार होकर इसने गार्ड्स को बताया नहीं कि कहाँ जाना था, और गार्ड भी तब तक गाड़ी को घुमाता रहा जब तक वो ऑर्डर्स नहीं दे देता। स्टीवन खामोश बैठे जैक को देख रहा था। अब क्या करना है? तुम परल की टेंशन मत लो, वो संभल जाएगी, स्टीवन ने उसको हौसला दिया। मुझे परल की फिक्र नहीं, जैक ने दो लफ्ज़ी कहा, जबकि स्टीवन ने अपनी हंसी रोकी। रियली? वो मुंह में बड़बड़ाया और जैक के घुरने पर मुंह दबा गया। मेंशन के कैमरे चेक करो, जैक ने ऑर्डर दिया। तुम भी चलोगे? स्टीवन ने सवाल किया, और जैक ने सर हिलाया और गाड़ी रिवर्स हुई मेंशन की जानिब। दोनों खामोश थे। अब से कुछ देर में इन्हें मालूम हो जाता कि किसने किया था। जैक गाड़ी से बाहर निकला, स्टीवन भी साथ निकला और दोनों बिल्डिंग की दूसरी तरफ आ गए, जहाँ पूरे मेंशन के कैमरे नब्ज थे। जैक के हुक्म पर पिछले पूरे हफ्ते की रिकॉर्डिंग निकालवाई गई और शान से चेयर पर बैठ गया। स्टीवन खड़ा था, जबकि बाकी सब गार्ड्स भी पीछे खड़े थे। पिछले हफ्ते की सारी रिकॉर्डिंग को अपने हाथों से निकाल कर चेक कर रहा था, और अब से 4 दिन पहले रात की रिकॉर्डिंग पर रुक गया, जिसमें हीमा हाथ में सूप का बाउल लिए ऊपर उसके कमरे में जा रही थी। जैक ने चेयर करीब खींच लिया और इसको दोबारा रिवर्स किया। आज इसे अफसोस हुआ कि उसने अपने रूम में कैमरे क्यों नहीं लगवाए। जैक जानता था ईमा किस कदर नफरत करती है परल से। फिर वो किस तरह उसके रूम में, जबकि परल वहाँ थी, कैसे वो उसके लिए सूप लेकर जा सकती है? स्टीवन भी चौकन्ना हुआ था। जैक ने रिकॉर्डिंग आगे बढ़ाई और पार्टी वाला दिन आ गया, जिसमें लॉन में परल की खराब तबीयत साफ नजर आ रही थी। और जब भी जैक को याद आ रहा था कि किस तरह परल हर वक्त गनोदगी में थी और इतनी गहरी नींद में कैसे चली जाती थी, और इस पार्टी में भी ईमा ने परल को सूप पिलाया था। इस मैड को बुलाओ। जैक जोर से टेबल पर हाथ मारता खड़ा हुआ था और वहाँ से निकल गया। अब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो मज़ीद सुकून से नहीं देख सकता था। तभी मेंशन के अंदर आया और सारिक को हुक्म दिया। मेंशन में मौजूद सारे मुलाजिम इसके पास चंद लम्हों में ही आ खड़े हुए। जैक ने एक निगाह सब पर घुमाई, जो खामोशी से सर झुकाए घबराए हुए खड़े थे। स्टीवन भी उसके साथ ही था, और ये शोर सुनकर मॉम भी बाहर आ गई, जिसकी तबीयत खराब थी। जैक चंद कदमों को तय करके आगे बढ़ा और इस मुलाजमा के बालों से पकड़कर उसे बाहर धक्का दिया, और वो मुलाजमा मुंह के बल नीचे गिरी। मुलाजमा की जान सूली पर लटक गई थी। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़, वो घगयाने लगी, जबकि जैक ने उसकी स्कर्ट में छुपे पाँव पर अपना बूट रख दिया। सब ने यह खौफनाक मंजर देखा था। क्या देती रही हो परल को तुम? इसने उसकी गर्दन दबा दी। मुलाजमा का सुर्ख चेहरा हो गया, गोया वो सांस नहीं ले पा रही थी। ईमा मैम के कहने पर मैंने उनके लिए सूप तैयार किए करती थी, जिसमें वो पॉइज़न मिलाती थी, और इसके वो मुझे पैसे देती थी। मुलाजमा ने पट पट सब बताना शुरू कर दिया। जैक ने सर्द नज़रों से उसको देखा और बालों से पकड़कर उसको उठाया और सारिक की तरफ फेंक दिया। इसको स्लो पॉइजनिंग दो, वो भी उसके सामने जहर डाल डाल कर देना, और इसके मुंह पर रोज़ पैसे मारते रहो। अगर ये अपनी जान बचा सकती है तो बचा लें, मगर बिला नागा उस पर पॉइज़न देते रहो। सारिक ने उस मुलाजमा को पकड़ लिया जो चिल्ला रही थी। खुद को इससे छुड़वाना चाह रही थी, मगर उसको अब आज़ादी नहीं मिलनी थी। उसको मेंशन में ही रहने देना। जैक ने इस रोती मुलाजमा को देखते ऑर्डर्स दिए और सारिक उसे बेसमेंट की जानिब ले गया। जबकि जैक ने पीछे मुड़कर बाकी सबको देखा। इतना काफ़ी था जो इसने सबके सामने उसको सज़ा दी थी, इतना काफ़ी था बाकी सबके लिए भी। बैक टू योर वर्क, जैक ने ऑर्डर्स दिया और बाकी सब वहाँ से जल्दी जल्दी चले गए। जैक ने मॉम की जानिब देखा, जो कि अब अपने रंग उड़े हुए थी। ईमा को ढूंढो। मॉम को घूरते हुए उसने स्टीवन से कहा, और स्टीवन ने सर हिलाया और जैक और स्टीवन बेवक्त वहाँ से बाहर निकले। मॉम ने लैला को पलट कर फ़ोन घुमाया। कहाँ हो तुम लोग? वो ईमा लंदन में, लैला ने बताया। छुप जाओ, कहीं और चली जाओ, कहीं और, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बोली, और मुड़कर देखा तो जैक पीछे खड़ा था और उनके हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिरा। लैला, मॉम बोलती रह गई। जैक ने मॉम की गर्दन को अपने सख्त हाथ की गिरफ्त में दबा लिया। तुम सब मिलकर मेरी स्नो वाइट को मारोगे, मैं तुम्हारी कब्रें उसी मेंशन में बना दूंगा। वो धाड़ा और मॉम को दूर झटका और बिस्तर पर जा गिरी, और जैक ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि मॉम मेंशन से बाहर नहीं निकलेगी, जबकि मॉम ने गुस्से से अपनी औलाद को सोचा था, जिन्होंने उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। जैक नज़रें चुराया हुआ था कि क्या ये बेहतर नहीं था। जैक वहाँ से बाहर निकला तो जबकि स्टीवन ने उनका मोबाइल उठाया और इन सब के साथ बहुत अच्छा हुआ था, वो तो मुतमईन था। जैक ने स्टीवन की जानिब देखा। लंदन जाना है, तुम्हारी तैयारी करो, वो बोला। स्टीवन ने सर हिलाया और प्राइवेट जेट रेडी करने को कहा। मगर जैक, तुम्हारी रात कॉन्फ्रेंस है, स्टीवन तेज़ तेज़ उसके साथ चलता उसे बता रहा था। ईमा को जब तक मारूंगा नहीं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। जैक ने मुठ्ठियाँ सबसे भींची। स्टीवन खामोश हो गया। जैक ऑफिस पहुंचा। वहाँ पर हर चीज़ बैलेंस थी।
सब कामों में लगे हुए थे। जैक्स अपने ऑफिस में आ गया और स्टीवन भी। स्टीवन अपना सिस्टम खोला जिसमें लोबार की रात की रिकॉर्डिंग शो हो रही थी। उसने एकदम जैक को पुकारा, जैक, और स्टीवन स्क्रीन देख रहे थे। शायद बमुश्किल 2 सेकंड की वीडियो में ब्लैक ड्रेसिंग में अपने आप को ही ब्लैक कपड़ों में ढांपे वो कोई हवेला था जो लोबार की जानिब बढ़ा था। और उसके बाद इसने हवेले ने कैमरे की तरफ मुंह किया और इसके बाद सारी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। शिट, स्टीवन ने कहा। दुश्मन हल्का नहीं था, शातिर था। जैक ने उसके हाथ से लैपटॉप लेकर दोबारा वो 2 सेकंड की रिकॉर्डिंग देखी। उसके बाद दोबारा देखी और 5-6 बार घुमा घुमा कर देखता रहा। उसे लगा उसने इन आंखों को कहीं देखा है। तभी उसने बार बार देखा। क्या देख रहे हो? इसका तो सारा मुंह छुपा हुआ है, स्टीवन ने जरा जिच सा आकर कहा। जैक को याद आया, जॉर्जी के मरने के बाद डेविड नाम के लड़के को इसने देखा था, जो कैबिन की तरफ एक मुस्कुराती निगाह डालकर गुजर गया था। जैक इस फुटेज को अपने लैपटॉप पर भेजकर स्टीवन के पास से उठ गया। क्या तुमने कहीं देखा है इसको? स्टीवन को शौक से गुजरा। वो बार बार शायद इसीलिए देख रहा था क्योंकि वो इन आंखों को पहचानना चाह रहा था। लोबार से रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जैक ने स्टीवन को देखा। बहुत मुश्किल है, ज़रूरी सामान जला हुआ है। मेरे पास है मगर कैमरे झुलस चुके हैं। हद है, मुश्किल है वहाँ से रिकॉर्डिंग निकालना, स्टीवन बोला। जैक ने पीछे टेक लगा ली। वो संजीदगी से बार बार इन आंखों को पहचानना चाह रहा था। वो सामान मंगवाओ, जैक ने हुक्म दिया। स्टीवन ने सर हिलाया और एक मुलाजिम को कहा जो जला हुआ सामान वहाँ ले आया, और सब चीज़ राख के सिवा कुछ नहीं लग रही थी। जैक ने स्टीवन की तरफ देखा जबकि स्टीवन ने जैक की तरफ, और दोनों जानते थे अब उन्होंने क्या करना है। वो हॉस्पिटल आया, उसकी कॉन्फ्रेंस थी अब से कुछ देर में, मगर उससे पहले वो परल से मिलना चाहता था। वो रूम में आया। स्टेला और मार्बिट दोनों थे वहाँ। परल किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। जैक के अंदर दाखिल होते ही परल की मुस्कुराहट दम तोड़ गई और जैक ने इन दोनों को बाहर निकल जाने के लिए कहा, जिस पर परल ने स्टेला का हाथ पकड़कर उसको रोका। जैक ने घूर कर परल को देखा। इसका हाथ खुद ब खुद छूटता चला गया। सर, मैंने परल को समझाने की कोशिश की है। स्टेला ने जैक से बात करना चाहिए, जिसने हाथ उठाकर उसको बात करने से रोक दिया, गोया वो वहाँ से चले जाने को ऑर्डर दिया। परल का मुंह बना वो इसके फ्रेंड्स को कैसे ट्रीट कर रहा था, मगर जब वो इस अकेले कमरे में उसके नज़दीक आने लगा तो परल की जान हलक में फंस गई। जैक बिल्कुल परल के साथ बैठ गया और शानी पर हाथ फैला के उसके नज़दीक हो गया। आई मिस यू, इसने परल की पेशानी पर लब रखी। परल मुकम्मल काँप रही थी और ये सब एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वो चाहती थी ये मदहोश की खुशबू इसके पास से दूर हो जाए। वो खुद को गैर मामूली तरीके से उससे आज़ाद कराना चाह रही थी। जैक ने उसको सख्ती से जकड़ लिया। क्या खाया है स्नो वाइट? इसने प्यार से पूछा। इसके सूखे होते होठों को तवज्जो से देखा। जैक के इस तरह गौर से देखने पर उसका चेहरा सुर्खी माइल हुआ। जैक के लबों पर मध्यम मुस्कुराहट ठहर गई। परल सर झुकाए बैठी थी। जैक ने उसके शाने पर धरे अपने हाथ को हल्की सी जनविश दी, गोया कह रहा हूँ मैं मुंतज़िर हूँ तुम्हारे जवाब का। खा लिया था, वो मनमनाई जैक महसूस कर रहा था। वैसे झिझक का शिकार थी। उसके दिल में ईमा के लिए नफरत बढ़ गई। क्या खाया था? वह उसके बालों की शरीर लटों से खेलता गंभीर लहजे में बोला कि परल की पेशानी पर उसके इस तरह बोलने से ही पसीना फूट पड़ा था। जैक ने उसे बिल्कुल खुद के नज़दीक कर लिया, इस तरह कि वो उसके हिसार में छुप सी गई। सूप, परल बमुश्किल बोली और उसके सीने पर हाथ रखा, जो उसके सूखे पड़ते लबों को भी अपने लम से जकड़ता। जैक ने उसे रोक पर परल को देखा, जो उसकी जानिब से बार बार चेहरा मोड़ रही थी। इसने गहरा सांस लिया और अपने अंदर भड़कते इश्ताल को रोका। रिलैक्स होकर तकिए से टेक लगा दी, गोया से जताया हो अगर वो ये चाह रही है कि वो यहाँ से चला जाए तो वो कहीं नहीं जाने वाला। परल यूं ही बैठी रही जबकि जैक सिर्फ पीछे उसकी कमर पर अपने नाम की सतह खींचा उसे अपने लम्स के शहर में आहिस्तगी से जकड़ रहा था। अगर खूबसूरत लम्हों को कैद किया जाता तो मैं तुम्हारे साथ गुजरे हर वो लम्हे को बिल्कुल इनके जज्बात के साथ तुम्हारे सामने रख देता और तुम महसूस कर पाती कि तुम्हारी बंद आँखों ने मुझ पर कितना जुल्म किया है। तुम्हारे जिस्म में चुभते हर जर्रे ने मेरे जिस्म में तकलीफ उतारी है। तुम्हारा ये मुझे भूल जाना मुझे आँख के लावे पे चला रहा है। वो आहिस्तगी से उसको पीछे अपनी जानिब खींच चुका था। परल उसके तपते लहजे पर गोया बेबसी हो गई थी और इसकी बाहों में खुद ही कैद हो गई। जैक ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वो इसके हाथ पर तकरीबन लेटी हुई थी, खामोश थी। उसकी खुशबू, उसके लहजे ने परल के दिमाग को जैसे अपने ट्रांस में कर लिया था। जैक अपनी जादुई उंगलियों से उसे वाकई अपनी मोहब्बत की तपिश से मुतारिफ करा रहा था। परल ने आंखें खोली जो इसके लम से बंद हो रही थी। जैक सुरबो इसके बहुत नज़दीक था। उसकी खुशबू परल पर मधोशी छा रही थी। आप बहुत अमीर हैं।
वो मासूमियत से उसकी सूरत तकती बोली। जैक को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी, तभी मुस्कुरा दिया। इसके चेहरे पर अपनी उंगली से एक दिलकश सतर खींची। अगर मेरी स्नो वाइट मुझे नहीं जानती तो मैं दुनिया का गरीब तर इंसान हूँ। इसने बात को अपने मुताबिक रंग दिया। परल कंफ्यूज सी दिखाई दे रही थी। हाँ, जैक के लम्स ने उसे उठने नहीं दिया, मगर आंखों में उलझन थी। कई सवाल थे। आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं? उसने फिर से पूछा। जैक ने उसकी जानिब देखा। आंखों में जुनून था, लम्स पुरहिद्दत था। नहीं, मोहब्बत सिर्फ नाजुक करती है। मर्द इश्क करता है और तुम मेरा इश्क हो, जिसने मेरे लिए सब कुछ पुश्त पस्त कर दिया, सिर्फ तुम्हारे वजूद को कीमती बना दिया। वो लोधी थी नजरें उसके सूखे होते होठों पर डालता बोला। परल कसमसा कर से अलग हुई। हमारी शादी कब हुई? वो इसके और खुद के दरमियान फासला बनाते बोली। जैक को इसका बार बार दूर जाना बिल्कुल नहीं भाया था, मगर वो यूं ही उसके बिस्तर पर अपने नाम की शकन डालता रहा। कुछ वक्त पहले इसने जवाब दिया। जैक रोबो किसी को जवाबदा नहीं था। ये उसकी स्नो वाइट थी। अगर सारा दिन भी उसे अपने सामने बिठाकर सवाल करती रहती तो वह हर हाल में उसके सवालों के जवाब देता। फ़कत इसका चेहरा तकने को पसंद की थी। परल ने हैरानगी से पूछा। अगर ये कुछ वक्त पहले की बात थी तो इसे हल्का सा भी क्यों नहीं याद आ रहा था? जैक ने आंखें घुमाकर उसको देखा। हाँ, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं इस तरह तुम पर जान लुटाता था। वह मुस्कुराया। परल को यकीन न आया। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। जैक की आंखों में मजबूती थी, जिसे वो कह रहा हो यही सच है। आप इतने अमीर कैसे हैं? उसने कुछ देर बाद फिर सवाल किया। जैक्स ने गहरा सांस लिया, अपनी जगह से उठा, उसकी पेशानी पर प्यार किया। परल की आंखें झुक गई। जिसके पास तुम हो वो अमीर भी ना हो? वो गहरी नज़रों से उसको देखते बोला। कोई नहीं जानता था इस अनजान अनजान गुड़िया की हैरान हैरान आंखों को देखकर जैक खुद पर कितना जब्त कर रहा था। जी करता था इसे अपनी जुनून भरी कुर्बत में ले ले, उसके इस मासूम चेहरे पर मोहब्बत बनकर बरस जाए और इसे और परेशान कर दे और हैरान कर दे, मगर वो खुद को काबू में किए हुए था। आप बात घुमा रहे हैं? परल ने उसकी जानिब देखा। तुम्हारी याददाश्त क्या गई है? तुम ज़हीन हो गई हो? वो मुस्कुराया। परल मुस्कुरा न सके। मेरे चाचा चाची मैरी कहाँ है? परल ने यही सवाल स्टेला और मार्बिट से किया था, जिन्होंने कहा था इसका जवाब तुम्हें जैक देगा। तभी उसने सवाल किया करना वो इससे सवाल कर रही थी। इतना उसका खौफ दिल से निकल रहा था। क्या इन्हें तुम्हारी परवाह थी कभी? जैक ने उसकी जानिब देखा तो वो उदासी हो गई, सर झुका लिया। आप अमीर हैं तो आप मुझे एक चीज़ ला देंगे? परल को जैसे कुछ याद आया। जैक हंस दिया। परल को अच्छा नहीं लगा इसका यूं हंसना, जबकि जैक को याद आया कि उसको गाड़ी देने के बाद गाड़ी का क्या अंजाम हुआ था। क्यों नहीं, सब तुम्हारे तो है, बताओ क्या चाहिए? वह उसके पास आ गया। उसने नरोटे चेहरे को देखने लगा। कुछ नहीं चाहिए। परल ने उसके हाथों की हरारत बकश लम्ब से खुद को आज़ाद कराया, जबकि जैक ने उसकी निक बोन पर अपनी उंगली से नाम लिख दिया, जैसे वो इससे साबित करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ उसकी है। मैं वैसे ही हंसा था, कुछ याद आ गया था। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? वह इसके ड्रॉप लगे हाथ पर चाहत से प्यार करते बोला। परल हैरान थी, उसकी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स कैसे आ गया जो कि उसे याद भी नहीं था। मेरी फेवरेट चीज़। परल ने गौर से उसका चेहरा देखा। जैक ने भी उसकी तरफ देखा। क्या? अचानक उसके मुंह से निकला, जबकि परल ने गहरी सांस ली। आप इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे और आपको मेरी फेवरेट चीज़ का नहीं पता? परल ने उसको आड़े हाथों लिया। जैक ने सर सांस खींची। ये तो हकीकत थी कि उसको परल के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। ये उसकी फेवरेट चीज़ क्या है? क्यों नहीं पता है मुझे। वह से सफाई से छुपा गया कि परल जो टेस्ट कर रही थी कि वो सच कह रहा है ये झूठ बोल रहा है, कंफ्यूज हो गई। क्या है मेरी फेवरेट चीज़? इसने जैक की उम्मीद के मुताबिक पूछ लिया, जबकि जैक मुस्कुरा दिया। महबूब कम अक्ल अच्छा है। अक्ल आने के बाद कुछ समझ में नहीं आता। उसने उसके गालों पर प्यार किया। मुझे मालूम है मेरा टेस्ट, बट स्नो वाइट ऐसे बताऊंगा नहीं, तुम्हारे सामने पेश करूंगा, मगर मैं स्टेज पर पूरा उतरने के बाद कुछ लेना चाहता हूं तुमसे, क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूं। मेरे काम में सौदाबाजी होती है, इसके बिना मुझे आदत नहीं है। वो परल के गिर्द दिलकश सहर बिखरता उसकी आंखों में देख रहा था। क्या लेंगे आप मुझसे? वह नासमझी से बोली। आंखों में उलझनों का जहान आबाद था। तुम्हारी साथ, तुम्हारी तवज्जो, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा लम्स, तुम्हारी कुर्बत और एक अंधेरी रात जिसमें एक बीमार मजलूम सी लड़की किंग के हाथ में होगी। वो आंखों को मायने खेजी जनबिश देता उसको मुस्कुराती चमकती आंखों से देख रहा था। परल घबरा गई, पलकों में लर्जिश सी उतरी।
इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ, तुमने पकड़ा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच? वह हंसते हुए बोला। परल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इसको कैसे पता चला था वो क्या कह रही है? चलो तय पाया। मैं हमेशा हर काम जल्दी ही करता हूँ, बाद में कोई मुकर ना जाए। मैं जेंटलमैन नहीं रहता। और वो मुस्कुराया। उसे हाथ मिलाकर डील फाइनल करनी। परल ने उसे अपना हाथ आज़ाद किया। आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे क्यों याद नहीं आ रही? वह भीगे लहजे में पूछ रही थी। जैक जो मुस्कुरा रहा था, मुस्कुराहट मधुर हो गई। उसकी हथेलियों को इसने अपने होठों से छू कर मत बर किया। परल के आंसू इन्हें हथेलियों पर गिरे। ज़्यादा मत सोचो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी, उसने उसे तसल्ली दी। परल ने सर हिलाया। हमारा घर है? पूछने के बाद इसे खुद ही एहसास हो गया ये सवाल बनता था। वो काफ़ी बेवकूफ़ाना सवाल कर चुकी थी। कंफ्यूज होकर वो उंगलियां मरोड़ने लगी। ऑफ कोर्स। जैक मुस्कुराया। उसकी घबराहट कम करने को उसका हाथ थाम लिया। फिर हम वहाँ चलेंगे? यहाँ तो अकेली हूँ। वो आंखों में बार बार अपनी याददाश्त के जाने पर आने वाले आंसू को अंदर करती छपक छपक कर बोलती जैक का सब्र आजमा रही थी। कैसे अकेली हो तुम यहाँ? जैक ने सवाल किया। आप भी तो चले जाएंगे ना, फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। मेरे दोस्तों को आपने भगा दिया। आप सब पर हुक्म जमाते हैं। परल ज़रा गुस्से में लगी। क्योंकि सब मेरे मुलाजिम हैं। जैक ने शाने उचका। मेरे दोस्त भी? परल हैरान हुई। जैक नफ़ी की। मगर तुम मेरी हो तो मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए, ना कि इन सबको। मगर आप तो चले जाएंगे, फिर मैं अकेली क्या करूँगी? वो अभी अपनी बात पर कायम थी और ये भी हकीकत थी कि जैक को जाना था। कॉन्फ्रेंस को आधा घंटा लेट कर चुका था। फिर क्या किया जाए, वो पर सोचूंगा। परल गौर से उसको देख रही थी। वो इतना खूबसूरत था, इतना हैंडसम मर्द इसने शायद ही अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। और वो कैसे उस पर मोहब्बत वार रहा था। वह हैरान होती जितना कम था, मगर फिलहाल वो अपने मिजाज में चिड़चिड़ापन महसूस कर रही थी। मार्बिट और स्टेला को फिर से मेरे पास भेज दे। परल ने खुद ही हल निकाला। जैक ने घूर कर इस तरफ देखा। वो चाहकर भी इस बात पर अपने गुस्से को नहीं रोक पा रहा था। परल परेशान हो गई। जैक ने सर सांस खींची। डू यू लाइक बिग्स? जैक ने पूछा। नो, वो नरोटी पंच से बोली। डू यू लाइक वीडियो गेम? प्ले स्टेशन? नो। डू यू लाइक एनिमल्स? नो। हालांकि उसे जानवर पसंद थे, मगर फिलहाल वह ज़िद्दी हो रही थी। डू यू लाइक मूवीज़? जैक मुस्कुराहट दबाए इसके पाउट की सूरत में बने होठों को और फिर फूले फूले खफा खफा रुखसारों को देख रहा था। नो। ऐसे पट से फिर से जवाब दिया। डू यू लाइक पेंटिंग? नो। डू यू लाइक शॉपिंग? ऑनलाइन शॉपिंग? उसे एक और हल उसके अकेलेपन का निकाला। परल ने चिढ़कर उसकी तरफ देखा। नो, वो जोर देकर बोली। जैक ने एकदम उसकी कमर में हाथ डाला और इसे खुद से नज़दीक कर लिया, ऐसे कि वो बिल्कुल उस पर आ चुकी थी। डू यू लाइक मी? जैक ने पूछने लगा। आंखों में तपती हिद्दत थी। लो देता गर्म झुलस देने वाला लम्स जो परल की कमर पर रफ्ता रफ्ता बिखर रहा था, वो इसकी आंखों में देखने लगी, जो उसकी जवाब की मुंतजिर थी। आंस में जैक बजीत हुआ। नो, परल ने साफ लफ्ज़ों में कहा और पल के झुका गई। आंखें उसकी जानिब उठाई ही नहीं कि उसकी आंखों को अश्ताल देख पाती। जैक ने बड़ी मुश्किल से खुद को कुछ भी कहने से रोका। बट आई लव यू। वो इसको मज़ीद नज़दीक कर गया कि दोनों के चेहरे एक दूसरे के मुकाबले आ गए। परल ने उसके सीने पर हाथ रख कर उसको दूर करना चाहा। जैसे जैक ने इग्नोर कर दिया। उसकी मामूली सी मज़ाहमत कहाँ उसके सामने जीत पाती। ये ज़िद है। वो भीगे लहजे में बेबसी से बोली। तुम जालिम हो। जिस दिन तुम्हारी मेमोरी वापस आएगी, जैक्स रोबो से बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं होगा। उसकी गर्दन में पोशीदा तिल को देखते, निगाहों को उस पर टकराते वो जलते लहजे में बोला। मगर आप मुझसे प्यार करते हैं? इसने एहतजाज किया। तो प्यार तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने की इजाज़त देता है? मेरी औलीन ख्वाहिश का गला घोटने की इजाज़त देता है? मेरे अरमानों पर पानी फिरने की इजाज़त देता है? वह ना चाहते हुए भी भड़का। परल की आंखों से आंसू गिरे। क्या 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 किया है मैंने? वो कांपते लहजे में पूछने लगी। जैक ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर उसके सर को पीछे झटका दिया, जिससे उसकी गर्दन बिल्कुल जैक के सामने और सर पीछे चला गया था। परल रोने लगी। इसे डर लगने लगा था। जैक से कुछ देर पहले जो वो इसके साथ इजी फील कर रही थी, वो सहम चुकी थी। और जैक को एहसास होने लगा वो क्या कर रहा है, कैसे इसको खुद से वो खौफ ज़्यादा कर रहा है। उसने उसके बालों को आज़ाद कर दिया। परल इससे दूर होने के लिए मचलने लगी। जैक ने उसको छोड़ दिया। परल उसके पास से हसार से निकलते हुए दूर होकर तकियों के पास बैठ गई। उसकी आंखों से मुतवातर आंसू बह रहे थे। तुम्हें मेरे अलावा सब चाहिए क्या? वो भड़का। परल की चीख निकली। वो बाआवाज़ रोने लगी। जैक ने अपनी मुट्ठियां बीची थी और तभी स्टीवन नॉक करता अंदर आया। अंदर का मंजर देखकर, परल की हम हार्ट बीट देखकर वो परेशान जैक तक पहुंचा। क्या कर रहे हो तुम? स्टीवन भड़का। जैक ने उसको दूर धकेला। परल मजीद खुद को
खुद में समेटने लगी और स्टीवन ने इसकी खराब होती तबीयत को देखकर डॉक्टर को बुलाया, जो परल के गिर्द कुछ लम्हों में इकट्ठे हुए थे। और जैक बेचैन हो गया। ये उसने क्या किया था? वो तो खुद इससे बेहद नज़दीक करने लग चाहता था, इसे एहसास दिलाना चाहता था कि उसके लिए परल क्या है, मगर यहाँ मामला बिगड़ चुका था। उसकी तबीयत हसास हो चुकी थी। हाँ, उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था ये गुस्सा। डॉक्टर्स ने परल को सुकून की दवाई दी और जल्द वो इन सब के सामने गनुदगी में उतर गई। जबकि डॉक्टर्स जैक की तरफ मुड़े। मिस्टर जैक, आप क्या चाहते हैं? आपकी वाइफ मर जाए? यू आर रास्कल। जैक उस पर भड़कने पर धाड़ा। और वो होता कौन था इससे ऐसी बात करने वाला? उसके चिंगारने पर डॉक्टर कुछ खौफजदा हुआ। इन्हें खुश रखें, रिलैक्स रहने दे प्लीज़। वो जल्दी से बोलता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि स्टीवन भी जैक के लेकर बाहर आ गया और वहाँ नर्स परल के पास रुक गई। जैक ने उसका अपना सर थाम लिया। तुम्हारी मोहब्बत उसके गिर्द घेरा तंग कर रही है, होश में आओ तुम, स्टीवन ने कहा। इसे सब याद क्यों नहीं आ जाता? उसकी आंखें मुझे अनजान है। वो मुझसे सवाल कर रही है उल्टे सीधे। उसने मेरी औलाद को मुझसे तक पहुंचने में बंद डाला, फिर भी मेरा दिल उसके लिए धड़क रहा है। क्यों? वो चिल्लाया, खींचकर अपना ही दिल पर मुक्का मारा। स्टीवन ने एक पल को हैरानगी से उसको देखा। वो पागल था, वो बचपन से जानता था, मगर किसी और के लिए उसका पागलपन पहली बार देख रहा था। टेक आउट इजी। ये सब काम तुम्हारी इजी होते ही संभल जाएगी, वरना वो और भी बिगड़ेंगे। स्टीवन ने उसकी शाने पर हाथ रखा। जैक ने गहरे गहरे सांस भरे। उसके हाथों पर पहले भी जख्म थे, मगर वो इग्नोर कर गया था सब चीज़ों को परल के सामने। कॉन्फ्रेंस अरेंज हो गई? वो खुद को संभालता बोला। हाँ, अरेंज है, स्टीवन ने कहा और जैक ने अपने बालों में हाथ फेर कर बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। इसी अस्पताल के हॉल में उसकी कॉन्फ्रेंस थी। वह मजबूत चाल चलता हॉल में आ गया। उन्होंने रिपोर्टर्स का उसका पहले से वेट कर रहे थे। गुड इवनिंग सर, वो सब बोले तो जैक ने सर हिलाया। चेयर लगे हुए थे, वो बैठा नहीं, खड़ा ही रहा। सर, आपकी वाइफ अस्पताल में क्यों है? सुना है उनको स्लो पॉइजन दी गई है। क्यों? रिपोर्टर्स जल्दी जल्दी उसकी तस्वीरें खींच रहे थे, सवाल करने के लिए बेताब थे। जैक ने इस रिपोर्टर्स की तरफ देखा। उसका मीटर घुमा हुआ था। इस सवाल का जवाब मैं खुद भी ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मिल गया उस दिन यकीनन उस इंसान की लाश आप लोगों के सामने होगी। वो सुकून से बोला। स्टीवन खनकारा। वो क्या बोले जा रहा था? वॉट सर, आप इस तरह कैसे कह सकते हैं? दूसरा बोला। क्यों? मेरी बीवी पर अटैक हुआ है और वो बमुश्किल बची है। आप लोगों को लगता है जैसे रोबो हाथ पर हाथ धर कर रह जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो आखिरी लाइन झूठ बोल गया कि कभी कानून को तो अपने मामले में उसने कभी शामिल किया ही नहीं था। वहाँ खड़े रिपोर्टर्स को इसकी बात पर तसल्ली हुई कि वो कानूनी कार्रवाई करेगा। सर, आपका पर्सनल लोबार जल गया, कोई खास दुश्मनी? एक और रिपोर्टर बोला। जैक ने तवज्जो से उसकी तरफ देखा। शायद मेरे दुश्मन अपनी जलन का इजहार मेरी निगाहों को जला कर करना चाहते हैं, तो इनको मेरा पैगाम है कि जस्ट वेट एंड वॉच। जैक ने कहा, आंखों को कैमरे पर टिकाया, गोया वो सबको बता देना चाहता हो कि देखते जाओ कि क्या होने वाला है। सर, हमें अफसोस है इस पर आपके साथ हादसात हुए हैं। अब मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। जैक रोबो एक मजबूत किले की तरह पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा है। शुक्रिया, उसने टक्का सा जवाब दिया और वहाँ से हट गया। जबकि आज इसका प्राइवेट जेट भी रेडी था। लंदन की फ़्लाइट थी। स्टीवन ने ईमा की लोकेशन चेक के हाथ में थमा दी थी। जैक, जो अस्पताल से बाहर निकल रहा था, लोकेशन और ईमा की तस्वीरें देखकर मुस्कुराया। इसको यहाँ लेकर आओ, इसने कहा, मगर तुम्हारा इरादा खुद जाने का था। स्टीवन ने उसे याद दिलाया। मैं स्नो वाइट को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, इसने साफ लफ्ज़ों में कहा और स्टीवन ने हाथ में उसका मोबाइल रख दिया। ओके, मैं अभी चला जाता हूँ, इसने कहा और जैक ने नफ़ी की। मुझे विलियम और ब्रोडो के बारे में बताओ। इस बीच को तो सारिक भी ले आएगा, इसने कहा तो स्टीवन ने सर हिलाया और उसको डिटेल्स देने लगा। जबकि साथ साथ जैक ने सारिक को भी सब समझा दिया और वो लंदन के लिए निकल गया। और जैक और स्टीवन काफ़ी देर वहाँ खड़े एक दूसरे से बातें करते रहे। अगले दिन परल की आंखों खुली तो कल जो हुआ उसे सब याद आ गया, मगर उसने इर्द गिर्द देखा तो मार्बिट और स्टेला के अलावा 2 और लड़कियां भी थी, मगर वो जिन यहाँ नहीं मौजूद था। तभी वो ज़रा रिलैक्स ही उनको देखने लगी। परल यार, मुझे मत भूलना, हम तो बहुत अच्छे दोस्त थी। जेंजी ने आंखें पटपटाती परल कि उसके अंदाज पर एकदम हंस पड़ी। सब उसके हंसने पर मुस्कुराए थे। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? जेंजी को हैरत का सदमा लगा। परल ने नफ़ी में सर हिलाया। मगर अगर तुम मेरी दोस्त हो तो हम दोस्त हैं, वो हल्की सी स्माइल से बोली और जेंजी ने उसके दोनों गाल चूम लिए। परल थोड़ी कन्फ्यूज़ हो गई, जबकि माही भी उसको मुस्कुरा कर देखा। मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ, वो मासूमियत से बोली तो सब हंस दिए। परल को इसके चेहरे को देखकर जैक याद आने लगा। वो मुस्कुराए नहीं। मुस्माही ने गहरा सांस भरा।
मैं जैक की बहन हूँ, वो बोली जैसे उसे शर्मिंदगी हुई हो अपनी पहचान पर। अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती तो इट्स ओके। वो उदासी से मुस्कुरा कर परल के रिस्पॉन्स पर वहाँ से जाने लगी कि परल घबरा कर बोली, नहीं नहीं प्लीज़ आप मत जाएं। उसके दिल में हमेशा सबका एहसास होता था, मगर वो कैसे एक कठोर शख्स से मोहब्बत करती थी, वो बस यहाँ उलझ चुकी थी। माँ ही मुस्कुरा दिया और जेंजी का टेप रिकॉर्ड ऑन हो गया। पता भी है तुम और जैक में इंस्टा पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। तुम लोग अब तक ही हॉट जोड़ी हो, पता है? जेंजी बोली। परल मुस्कुराई नहीं। माही ने जेंजी के शाने पर हाथ रखा और तुम तभी दरवाज़ा बजा। स्टीवन अंदर दाखिल हुआ और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स भी अंदर आए और सब इन गार्ड्स के हाथ में मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे थे, जिनमें छोटी छोटी मछलियाँ जो कि एक बॉल में थी, मुख्तलिफ़ कपड़े, केक, वीडियोस गेम, पेंटिंग, बोर्ड्स, गो कि इतना सारा सामान था कि पूरा कमरा भर गया। सबकी आंखों में हैरानगी थी। जबकि जैक अंदर दाखिल हुआ तो वो वाइट पैंट कोट में बेहद डैशिंग लग रहा था। उसकी निगाह परल पे थी। हाथों में अपने कद जितने फूलों के बुके थे, जिसमें सुर्ख फूल खिले हुए थे। एक कली बेहद हसीन थी। उसने कल ही स्टेला और मारबीट से परल के बारे में सारी पसंद नापसंद पूछी थी और इन दोनों ने परल की सारी ख्वाहिश बताई, जिनमें अव्वल फेरिस केक था। वो हंस उठा था, किस कदर आम सी चीज़ उसे पसंद थी। और दूसरे नंबर पर सुर्ख गुलाब थे। वो इसकी स्नो वाइट को पसंद कितनी आम सी थी। जैक पर सबकी निगाह थी, जबकि जैक की निगाह परल पे थी। जब जैक परल की जानिब मजबूत कदम उठाता आया, परल की आंखों में चमक थी, मगर इन चीज़ों के लिए, उस शख्स के लिए नहीं। जैक उसके बिस्तर के पास आया और उसके आगे गुलाब के फूल पेश किए। मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने कल के रवैये पर। वो बोला तो किसी को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। सबके मुंह हैरत से खुल गए थे, सिवाय परल के। वैसे ही बैठी उसकी जानिब देख रही थी। मुझे यकीन है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। वह हल्का फुल्का सा मुस्कुराया और परल के लब भी मुस्कुराहट में ढले तो जैक को लगा उसका दिन अब निकला हो। इसने वो फूल छुए। ये बहुत खूबसूरत है, उसने कहा और इन फूलों को अपने अंदर समेटना चाहा। तुमसे ज़्यादा नहीं। जैक ने उसके बाल संवारे। स्टीवन के खनकाने पर जैक ने मुड़कर सबको देखा। वैसे तुम लोगों को यहाँ से दफ़ा हो जाना चाहिए था, वो भड़क कर बोला। परल की जानिब देखा जो संजीदगी से उसको देख रही थी। आप सब पर गुस्सा किस लिए करते हैं? उसने फूलों को अपनी नाजुक बाहों के हिसार में लेते उसकी जानिब संजीदगी से देखते कहा। जैक लाजवाब हो गया। आपको सबसे माजरत करनी चाहिए, परल ने इसे मशवरा दिया, जबकि जैक ने तो जैसे फांसी लगी थी। इससे पहले कि वो भड़क कर कुछ कहता, डॉक्टर्स के अल्फाज इसके कानों में गूंजे। स्नो वाइट मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सारी फेवरेट चीज़ें लाया। आपकी ये चीज़ें तभी एक्सेप्ट करूंगी जब आप सबको एक्सक्यूज़ करेंगे। परल ने दो टोक बात किया और जैक ने ऐसी खून ख्वार नज़रों से पलट कर सबको देखा, जो सब जानबूझकर मजलूमियत का लिबादा ओढ़े खड़े थे। सॉरी फॉर माई बैड बिहेवियर, वो एक एक लफ्ज़ दांतों में चबाता बोला। इट्स ओके, जेंजी ने दांत निकाल कर कहा तो जैक ने भड़क कर निगाह फेर ली। अभी वो कुछ कहता कि सारी का फ़ोन आ गया। उसने कॉल पिक की। सर ईमा लैला मेरे अंडर है, उसने इन्फॉर्म किया। मेंशन में ले आओ, जैक ने हुक्म दिया। इसे फ़ोन बंद किया और अपनी पॉकेट में रख लिया और परल का मुस्कुराता चेहरा देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। जबकि स्टीवन इस कॉल का मतलब समझते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। जैक परल के पास झुका और उसके चेहरे को देखने लगा, जो कि गुलाब की चंद फूलों से बेपनाह खुश दिखाई दे रही थी। मुझे पहली बार किसी ने ये दिए हैं, वो एक्साइटेड सी बोली, जबकि जैक हंसा। दिल ने तमन्ना की उसको बस अपनी आंखों में समा ले और आंखें बंद करके छुपा ले, मगर ये मुमकिन कब था। जैक ने उसके गाल पर अपनी उंगलियों का दिलकश लम्स बिखेर दिया। परल घबरा सी गई, इधर उधर देखा। वो सब इन दोनों को देख रहे थे, अलबत्ता मारपीट कदरे संजीदा था। परल झिझक कर से दूर हुई और जैक ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो, मुझे पता था तुम्हें क्या पसंद है और मैंने वो सब पूरा कर लिया। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम इस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करो जो मैंने तुमसे मांगी थी। वो आँख दबाता, दिलकशी से अपने लबों को दांतों में दबाता, मुस्कुराहट छुपा के उसके सुर्ख चेहरे से फूटते हया के रंगों से महफूज हुआ। कौन सी चीज़? परल मध्यम आवाज़ में बोली। एक अंधेरी दिलकश रात, एक स्नो वाइट एंड एक किंग। वह इसके कान पर झुककर बिल्कुल मध्यम आवाज़ में लो देते लहजे में बोला। परल की पलकें लर्जिश सी गई। जैक मुस्कुराया था। मंजर ऐसा था कि यहीं ठहर जाए, कहीं ना जाए, मगर ऐसा मुमकिन कब था? वो चाहकर भी इस तक महदूद नहीं रह सकता था, जबकि दिल ने तो बस उसकी गुलामी का सोच लिया था। जैक उसका गाल थपथपा कर इससे दूर हुआ। तुम सब यही रहो जब तक मैं ना कहूँ। एक मिनट के लिए भी कोई नहीं जाएगा। वो आदत के मुताबिक ऑर्डर्स देख रहा था और कौन इसके आगे अपनी चोंच हिला सकता था, सिवाय उसकी स्नो वाइट के, जो मेमोरी लॉस होने के बाद ज़्यादा शेर हो चुकी थी। आप फिर से सब पर रौब जमा रहे हैं, परल पीछे से बोली। जैक ने गहरा सांस भरा। स्नो वाइट,
आप अमीर हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब आपके गुलाम हैं। किस जिसका जब दिल चाहे वो मेरे पास से उठकर जा सकता है। ये ऑर्डर्स परल की जानिब से आए थे। वो चारों तो मुंह खोले जैक का जब देख रहे थे जो कुछ नहीं बोला, जबकि परल भी जैक की पूछ देख रही थी। इसकी आंखों में सबके लिए तनबिया थी कि वो वही करो जो मैंने कहा। जैक मुड़ा तो इसके लब मुस्कुराहट में डले। जो हुक्म, इसने सर को खम दिया। जेंजी ने तो माही का हाथ थाम ही लिया। जैक है या जोरू का गुलाम, वो मन मनाई। इंसान का बच्चा लग रहा है फिलहाल तो, माही ने शान उचकाकर कहा, जबकि जेंजी ने यह मंजर कैमरे की आंख में कैद कर लिया जब वो इसके आगे झुका खड़ा था। स्टेला तो परल की किस्मत पर हैरानी रह गई। उसे एक ऐसा शख्स मिला था जिसने उसको फूलों की तरह लबों पर सजा लिया था, जबकि दूसरी तरफ मारबीट की आंखों में उदासी थी, अकेलापन था, तन्हाई थी। परल हल्का सा मुस्कुरा दी तो जैक ने ठंडा सांस भरा। ख्याल रखना अपना, वो उसको कहकर वहाँ से जाने लगा। खाना मेंशन से आएगा, कोई भी अपनी मर्जी का खाना ना देना। जैक, परल नागवारी से बोली, जबकि जैक जैसे एकदम भूल गया अपने माथे पर हाथ रखकर सरनफी में हिलाने लगा। जो स्नो वाइट कहे वही होगा, अब मेरी ज़बान की तो कोई वैल्यू नहीं रही, वो बड़बड़ाया। परल को इस तरह वो परेशान सा अच्छा लगा, कैसे वो हुक्म से उसके लिए खुद को मजबूर कर रहा था कि वो किसी पर हुक्म न जमाए। उसके दिल ने सोचा था एक पल को अगर वो इस इंसान से मोहब्बत करती तो बजा था, क्योंकि वो मोहब्बती तो था। आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही न्यू नॉवल के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।